हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज। तो आज हम कहाँ से पढ़ने वाले हैं? तो बेटा देखो, हम क्वेश्चंस कर रहे थे कुछ, ठीक है? तो वही क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जहां हमने छोड़ा था। फिर भी अगर आपको पीछे का कुछ ऐसा लगे कि हमें समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ये क्वेश्चंस हम करने वाले हैं अभी फिलहाल, ठीक है? तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बच्चों की कंप्लीट हो चुकी है, जो राज सर से पढ़ रहे थे, और जो मुझसे पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स, उनकी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अभी चल रही है। ऑक्टाहेड्रल के लिए कर ली थी, अभी टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर बाकी है। सबको लाइन वाइज लेंगे। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एनी अदर क्वेरी? एनीवन हैव अदर एनी अदर थिंग? नहीं है? स्टार्ट कर सकते हैं। फिर भी आपको पीछे वाला कुछ बेसिक ना आता हो तो मेरे से पूछ लेना, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा, ठीक है? उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए भाई, क्वेश्चन क्या कहता है? अमंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस द वन विच शो जीरो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज। इनमें से कौन सा जीरो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी दिखाएगा? कैसे काउंट करोगे? ऑक्टाहेड्रल हैं सारे के सारे, दिख रहा होगा, 6 लगे हुए हैं। तो 6 लगे होते हैं, 6 वाटर हैं, इसमें भी 6 वाटर हैं, इसमें भी 6 वाटर हैं, इसमें भी 6 वाटर है। 6 वाटर है तो डेफिनेटली कोबाल्ट, मैग्नीज या कोई भी मेटल लगा लेते हैं। मेटल है और इसके साथ में 6 वाटर जोड़ने हमें, तो 1 वाटर जुड़ेगा यहाँ पर, 1 वाटर जुड़ेगा यहाँ पर, ठीक है? और ये 4 वाटर ऐसे जुड़ने वाले हैं। क्लियर है सबको? ऑक्टाहेड्रल का पता है ना, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कैसी होती है? सर, ये स्क्वायर बनेगा और ये पिरामिडल, ये पिरामिड शेप ऐसे बनेगी। ऊपर पिरामिड बन गया, नीचे की तरफ भी पिरामिड बन गया। यस, क्लियर है सभी को? स्क्वायर बाई पिरामिडल ज्योमेट्री को ही हम ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बोलते हैं, अष्टफलक जिसे बोलते हैं हिंदी में। ऑक्टा में 8 क्या होता है सबको पता है? व्हाट इज 8 इन ऑक्टाहेड्रल? अष्टफलक। 8 फेसेस आर देयर, है ना? बाकी स्टूडेंट सबको पता है बेटा? है ना? 8 क्या होता है वो पता होगा ना सभी को? ठीक है, ठीक है। किसी को नहीं पता तो पूछ सकता, नो वरी, ठीक है? तो यहाँ अष्टफलक बनता है, तो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है सब। तो ऑक्टाहेड्रल के अंदर क्या होता है भाई? स्प्लिटिंग होती है T2G एंड EG के अंदर, है ना? तो देखो 5 ऑर्बिटल होते हैं डी के। डी मतलब मेटल की बात कर रहे हैं अब, सिर्फ मेटल के अंदर 5 ऑर्बिटल्स हैं, डी ऑर्बिटल, डी सब शेल के, है ना? तो ये 3 और 2 5 ऑर्बिटल हो गए। अब ये पांचों ऑर्बिटल क्या करते हैं? 2 हिस्सों में टूटते हैं। एक आता है EG, जिसमें 2 ऑर्बिटल्स होंगे, और एक होता है T2G, है ना, जिसके अंदर 3 ऑर्बिटल्स आएंगे। दैट इज इट। तो इस तरह से ये स्प्लिटिंग हो जाती है। कब स्प्लिटिंग होती है? जब लिगेंड, ये वाटर का मॉलिक्यूल, अप्रोच करेगा मेटल को, तो मेटल के 5 ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी बिल्कुल सेम थी, डी जनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं उनको, जिनकी एनर्जी सेम थी, डी जनरेट ऑर्बिटल क्या होते हैं? स्प्लिट हो जाते हैं, यानी टूट जाते हैं। अब उनकी डी जनरेसी टूट जाती है, वो 2 हिस्सों में, 5 ऑर्बिटल 2 हिस्सों में टूट जाएंगे। 2 ऑर्बिटल की एनर्जी हाई हो जाएगी, इसे EG बोलेंगे। 3 ऑर्बिटल की एनर्जी लो हो जाएगी, इसे T2G बोलेंगे। EG एंड T2G। क्लियर है सभी को ये चीज? सर। अब देखिए, EG ऊपर वालों की एनर्जी जो इंक्रीज होती है वो कितनी होती है? वो 0.6 होती है, और नीचे जो डिक्रीज होती है वो 0.4 होती है ना? तो अब ये बोल रहा है कि किसकी एनर्जी जीरो क्रिस्टल फील्ड चेंज स्टेबलाइजेशन एनर्जी जीरो है। कैसे होगी जीरो? तो ऑब्वियस ही बात है, नीचे ऊपर वाले अगर सारे ऑर्बिटल भर जाए, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, इनमें सभी में 6 आ गए, तो 6 चौके 24 हो जाएगा, 2.4, और उसमें 4 हैं, 6 चौके 24, ये भी 2.4 बनेगा। दोनों 2.4 बनेंगे, एक प्लस का 2.4, एक माइनस का 2.4। एक की एनर्जी कम, एक की एनर्जी ज्यादा, ओवरऑल जीरो हो जाएगा अगर कंप्लीट भरे हो तो। यस, क्लियर है? यस सर। अगर आधे भरे हो तो भी जीरो हो जाएगी। क्या बेटा? हाँ, अगर 5 है तब भी हो जाएगी। हाँ, 5 होंगे तब भी जीरो हो जाएगी, अगर सब में एक एक ऑर्बिटल भरा हुआ है तो, ठीक है? तो एक तो कंडीशन ये है कि डी के अंदर 10 हो। दूसरी कंडीशन क्या है? डी में अगर 5 हो। डी में 5 क्या है, किस केस में होनी चाहिए वो जरूर देख लेना। डी में 5 को सभी में सिंगल सिंगल हो, पेयरिंग नहीं होनी चाहिए, सभी में सिंगल सिंगल, यानी हाई फील्ड बनेगा, लो फील्ड, हाई फील्ड कॉम्प्लेक्स विल बी फॉर्म। सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन आए। अब नीचे वालों में पेयरिंग नहीं करनी, दोनों में ऊपर जाएगा, तो यानी कि हाई फील्ड कॉम्प्लेक्स बनेगा। हाई फील्ड कब बनता है? जब लिगेंड जो है वो वीक होता है, तब हाई फील्ड बनता है। तो तब डी में 5 होंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 इसमें है, 3 इसमें है, तो 3 कितना आएगा? 3 चौके 12, 1.2 6 दूना 12 प्लस का 1.2। क्लियर है? तो डी में 5 में भी ऐसा हो सकता है, डी में 10 में भी ऐसा हो सकता है, दोनों में से किसी भी केस में हो सकता है। ढूंढो इनमें से कौन सा है। तो इसने बोला आयरन 6 3 पॉजिटिव, बी ऑप्शन को राइट बताया, बाकी आप कर लेना। तो आयरन के अंदर कितने होते हैं? 26,
26 आयरन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है ना, 3 पॉजिटिव है तो 23 हो गए। 23 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? डी के अंदर 6 होते हैं D5 होगा और एस के अंदर 4s में 2, डी में 6 होते हैं 26 में, है ना। तो 3 उड़ाने हैं, 2 इसमें से उड़ गए, 1 इसमें से उड़ गया, डी में 5 आ गया। यस, क्लियर है ये सबको? यस सर। डी में 5 आएगा तो डेफिनेटली ये ऐसा हो जाएगा। तो ये D5 वाला एग्जांपल है जिसके अंदर 0 होगी क्रिस्टल फील्ड एनर्जी। यस, क्लियर है बेटा? किसी को कोई डाउट है तो बोलो। सर सभी को क्लियर है ना? ठीक है, देखो जो स्टूडेंट्स राज सर से पढ़े हुए हैं, ठीक है, उनको मुझे समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। मुझे नहीं पता आप लोगों को मतलब किस हद तक आप लोगों ने बैकअप में कर रखा है और कौन सी चीजें आती हैं, इसलिए मैं आज थोड़ा स्लो चलने वाला हूँ, ठीक है। आराम से करेंगे, जो चीज समझ में ना आए वो मुझसे पूछिएगा। जब मुझे पता लग जाएगा कि आपको ये चीजें आती हैं ऑलरेडी और आपने ये पीछे पढ़ रखा है, क्योंकि हर टीचर का अपना लेवल का थोड़ा कंटेंट ऊपर नीचे होता है ना। कोई लेक्चर आगे चला गया टीचर, कोई लेक्चर पीछे चला गया टीचर, तो उसकी वजह से कुछ कंफ्यूजन ना हो। दूसरा, आप 1 हफ्ते बाद आ रहे हो, छुट्टियां बिता के आ रहे हो, तो डेफिनेटली कुछ भूल भी गए होगे, तो उसको भी रिवाइज करेंगे। तो दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चलाने की कोशिश करेंगे। फिर भी कोई डाउट आता है तो बिंदास होके पूछने का, नो वरी। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं, इसका सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है। तो सॉल्यूशन के अंदर इसने सभी बता रहे हैं, चलो ये अच्छी चीज है। तो कॉम्प्लेक्स विद D5 कॉन्फ़िगरेशन शो 0 क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग एनर्जी अमंग द गिवन स्पीसीज। तो देखो मैग्नीज में 4 पॉजिटिव, आयरन में 5 है, और सॉरी D4 D5, कोबाल्ट में D7 है और D6 भी है, ठीक है, दूसरे कोबाल्ट के अंदर। तो यानी सभी के अंदर D5 या D10 किसी में नहीं है, D5 सिर्फ आयरन में है, तो इसीलिए आयरन विल बी द राइट आंसर। क्लियर है बेटा? यस सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट एंटिटीज द मैग्नीट्यूड डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, ये डेल्टा और ये ऑक्टाहेड्रल, 0 नीचे लगता है, सबस्क्रिप्ट, जो चीज पैरों में लगाई जाती है उसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, और जो चीज अगर सिर पर लगाई जाए यहाँ, इसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये डेल्टा ऑक्टाहेड्रल यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल बोल रहा है ये। इस वर्ड का मतलब ये है CFSE इन द ऑक्टाहेड्रल फील्ड विल बी मैक्सिमम। किसमें ज्यादा होगी कोऑर्डिनेशन एंटिटीज में? मैग्नीट्यूड पूछा है, किसका ज्यादा होगा, कैसे ज्यादा हो सकता है, मुझे ये बताइए। अंदाजा लगाइए सबसे पहले, तो ज्यादा कैसे हो सकता है? कोई एक्सप्लेनेशन कर सकता है थ्योरेटिकल बेस पर? आपको क्वेश्चन नहीं देखना, बस ज्यादा ऊपर ज्यादा होंगे मतलब ऊपर वाले जो हमारे वो हैं उनमें EG जो ऑर्बिटल है उसमें अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। कैसे पॉसिबल है उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे? सर मतलब उसमें बाकी में कंपैरिजन मतलब वो भी भरा हो पूरा, वो भी पूरा भरा हो तो नीचे वाला खाली हो ही नहीं सकता। यस, मतलब बाकियों से तो कम होगा। तो फिर कैसे? सोचो, यही सोचने वाली चीज है, जरा दिमाग लगाओ। ऊपर वाला अगर पूरा भर देंगे तो नीचे वाला तो पक्के तौर पर पूरा फील्ड होगा, सारे के सारे पेयर होंगे तभी भरा जा सकता, वरना नहीं। इसका मतलब मैक्सिमम एनर्जी 0 हो सकती है। मैक्सिमम एनर्जी वो तो देखते हैं अभी कितनी बनेगी, आप लोग सोचिए। सर अगर नीचे वाले में मान लो हमने अगर आधा भी भरा तो ऊपर वाले में भी तो आधा आधा कैंसिल ही हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। हाँ, वो भी कैंसिल हो जाएगा। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए इसका आंसर ढूंढते हैं फिर, क्या होना चाहिए आंसर। आप लोगों ने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा लिए ना। इन्होंने बोला कोबाल्ट साइनाइड 6 है, 3 नेगेटिव। इसका मतलब साइनाइड पर क्या है, 1 नेगेटिव होता है। 6 साइनाइड लगे हुए हैं तो डेफिनेटली 6 नेगेटिव हो गया। तो 6 नेगेटिव को यहाँ 3 नेगेटिव है, इसका मतलब कोबाल्ट के ऊपर 3 पॉजिटिव है। यस, ये बात क्लियर है सबको? या आप लोगों ने एक्स वाला मेथड लगा के सीखा है कि कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं? बताइए जरा मुझे। एक्स वाला लगा के सीखा होगा, है ना? जो राज सर से बच्चे पढ़े उन्होंने एक्स लगाया होगा ना। लेट मेटल जो है वो एक्स है, उसके बाद में प्लस में 6 साइनाइड हैं तो 6 नेगेटिव हो गया, है ना। इक्वल टू आ गया -3 के, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, है ना, वो +3 आ जाएगी। ऐसा कुछ? यस सर, है ना? कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको देखिए, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं और उनको आदत हो जाती है। मेरे को ये मेथड पसंद नहीं है, बट मैं बता सकता हूँ, मुझे पता है कि ये कैसे होता है। आप डायरेक्ट कर सकते हैं, छोटी मोटी कैलकुलेशन। साइनाइड पर 6 नेगेटिव हो गया, बाहर 3 नेगेटिव है, इसका मतलब 3 नेगेटिव गायब हो गया, इसका मतलब कोबाल्ट पर 3 पॉजिटिव है। सिंपल, है ना। अब अगर मैं आपको कहूँ कि 5 में 7 जोड़िए तो 7 और 5 12 होता है, क्या आप उसको फिंगर पर गिनोगे?
7 और 1 8 9 10 11 और 12, ऐसा नहीं नहीं गिनते ना, लेकिन बच्चे गिनते हैं। तो ये मेथड, एक्स वाला मेथड शुरू में सिखाया जाता है बच्चों को, जब वो कंफ्यूज होते हैं यार मेटल कौन सी थी, कितना चार्ज था, कंफ्यूजन होती है शुरू में। लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस होती है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, नो वरी अबाउट दिस। तो वो फिंगर टिप्स में। बट अगर आपको एक्स वाला मेथड अच्छा लगता है, एक्स को मान के इक्वल लगा के, तो वही कीजिए, मेरे वाला मेथड मत यूज कीजिए। मुझे आदत है इसे डायरेक्ट करने की, और डायरेक्ट में मेरे से इजीली सोल्व हो जाता है, आपसे भी हो जाएगा, थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ कोबाल्ट में 3 पॉजिटिव है भाई। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर बताया कोई मेरे को, कितना होता है? 27, यानी कि 3D में इसके होते हैं 7, 4s में 2 हैं, 3 पॉजिटिव है, इसका मतलब 4s में 0 हो गए और d में 7 थे, तो d के अंदर कितने 6 हो जाएंगे। यस, क्लियर है? यस सर। अब d में अगर 6 कर दिया हमने, तो देखो जरा ऑक्टाहेड्रल एनर्जी कितनी बनेगी भाई, 1 2 3 4 5 और 6, एक पेयरिंग करनी पड़ेगी कम से कम। यस सर। तो क्या ये आंसर आएगा इसका? ए इज द करेक्ट आंसर। ये तो स्ट्रॉन्ग फील है ना, तो उसमें पेयरिंग तो हो साइनाइड जाएगा। साइनाइड है, ठीक है ठीक है ठीक है, साइनाइड है। फिर क्या करेगा ये, 2 को पेयर करवा देगा। ये लो, कितना आएगा, नीचे वाला कितना होता है, 4, 4 पंजे 20, 2.0 सर 2 हो जाएगा, है ना। 2 प्लस या माइनस, ये तो माइनस का 2 बनेगा। सर -2। हाँ, तो मैक्सिमम कितनी होगी एनर्जी, तो मैक्सिमम मतलब हमें कितनी -0 मिलेगी क्रिस्टल फील्ड में, तो वो ये आ रही है। सर -2 कैसे हो गया? -2 कैसे हुआ, देखिए सर ऊपर 1 एक वो ऊपर भी तो आएगा, वो एक एक ऊपर आएगा। इलेक्ट्रॉन रख। रुको भाई, देखते हैं कितने जुड़े हुए हैं, 6 ना, साइनाइड 6 हैं, तो ये आ गया 3D। इसके बाद में क्या आएगा, 4s मेटल का जो खाली पड़ा है, फिर इसके बाद क्या आएगा 4p, ठीक है। अब जरा हमें कितने जोड़ने हैं, 6 ऑक्टाहेड्रल बनाना है, 3 और 1 4 5 6, नहीं बेटा सारे के सारे ऐसे होने वाले हैं, ये पेयरिंग हो जाएगी। अगर इसकी भी पेयरिंग करवाते हैं ये तो गड़बड़ होगा फिर, ठीक है। ये 2 यहां पर बचेंगे ना 3D के, ठीक है ठीक है, पेयरिंग होगी भाई बिल्कुल। D2sp3, D2sp3, 3D आएगा ये पहले, D2sp3, ये हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp3d2 या D2sp3 दोनों ऑक्टाहेड्रल होती हैं। ये समझ में आया किसी को, क्या लिखा मैंने? तो ये बताओ सर वहाँ पे तीसरे में एक और होगा ना सर, एक बार दोबारा बताइएगा प्लीज। दोबारा बताता हूँ बेटा, दोबारा बताता हूँ। सर 3D के मतलब 3 वाले में एक और होगा ना, 6 है तो 3 वाले में सर एक नीचे 6 है ना, 6 है क्या, ठीक है ठीक है ठीक है, 6 है, तो 6 क्लियर कर। ठीक है ठीक है। ये मैंने देखा नहीं, मैं कुछ और ही समझ गया था कि आप लोग कह रहे ऊपर जाएगा, यहाँ रहेगा, नहीं रहेगा, ठीक है ठीक है ठीक है। अभी देखिए दोबारा से बताता हूँ क्या चीज है ये। सबसे पहले आप लोगों को वो बेसिक्स तो पता है ना, जैसे मेटल का 3D ऑर्बिटल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, ये 5 ऑर्बिटल्स थे इसके अंदर, 3 4 5, ठीक है, 5 ऑर्बिटल हैं, तो पांचों में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5, ठीक है। चलो इसे दूसरे कलर से दिखाते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन थे डी के अंदर, 6 आ गए। उसके बाद मेटल में क्या होता है, 4s, 4s के अंदर 0 है, हमने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल रखे हैं। फिर मेटल के बाद क्या होता है, 4p आता है, 4d भी आता है, याद रख लेना, 4p में 3 होते हैं, 4p, फिर 4d आएगा, 4d के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 5 सॉरी ऑर्बिटल्स हैं, है ना। तो ये लीजिए ये 4d हो गया। आपको हर बार ये इतना लिखना होता है, इतना, जो ऑर्बिटल यूज हो रहा है उसको यूज करो, 4D से पहले 5s खाली रहने में। ये बात समझ में आई यहां तक सबको? यस ठीक है। दीपक को वॉइस ब्रेक हो रही है, दीपक बेटा, इज दिस ओके टू नाउ? सर ब्रेक हो रही है वॉइस आपकी। किसी और को भी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? नो सर बेटा आप ना रिफ्रेश कर लो अपनी मीटिंग को। और सहबा ने बोला है कि सर कुछ बच्चों की क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है। हाउ यू नो कि ज्वाइन नहीं हो रही है बेटा? ज्वाइन नहीं हो रही है, हमारे ग्रुप के बच्चों को ज्वाइन नहीं हो रही थी। ज्वाइन नहीं हो रही थी, अभी हो रही है क्या? चलो कोई बात नहीं, देखेंगे बेटा उसको। मैं या तो मैं रिफ्रेश कर सकता हूँ या फिर ऑटो जो एडमिट है उसको ऑफ कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते, है ना। रुकिए जरा, मैं ऑटो एडमिट ऑफ कर देता हूँ, फिर देखते हैं कि शायद ये ज्वाइन होगी कि नहीं।
ठीक है, अब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ क्लास, कुछ देर के लिए आपकी स्क्रीन ऑफ हो जाएगी ताकि दूसरे बच्चों की सर क्लास। वैसे आपने मतलब कितना पढ़ा है, क्योंकि हम लोग की क्लास लेट ज्वाइन हुई है ना। कोई बात नहीं बेटा, मैंने सिर्फ क्वेश्चन आंसर करवाए, नो वरी अबाउट दिस, सिर्फ क्वेश्चन आंसर करवाए। सर आज आप सिर्फ क्वेश्चंस कराओगे कि आगे भी पढ़ाओगे? आगे पढ़ाएंगे बेटा, नो वरी, आगे भी पढ़ाएंगे। एक बार मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ क्लास जो यस अभी मेरी आवाज सबको आ रही होगी है ना, मैं स्क्रीन शेयर। यस सर। ठीक है, देखते हैं अब नए जो बच्चे हैं उनकी क्लास ज्वाइन अपने आप होती है या नहीं होती है। अगर कोई ज्वाइन करना चाहेगा तो मैं उसको अब इन कर सकता हूँ आसानी से। ये रिफ्रेश करने से भी कई बार इसकी प्रॉब्लम जो है वो चली जाती है। ठीक है, तो चलिए अब हम कहाँ थे भाई, हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। जिन बच्चों ने अगर क्लास ज्वाइन लेट हुई है, नो वरी, आप लोगों ने क्रिस्टल फिट्स थ्योरी कर रखी है स्प्लिटिंग, तो उसी एनर्जी को कैलकुलेट करने का मेथड कर रहे हैं। तो मैं क्या बता रहा था, मैं फिर से बता देता हूँ, और ये बहुत जरूरी है, याद रख लेना। जिन बच्चों को लगता है कि थ्योरी हमें आती है तो हम क्वेश्चन कर लेंगे, बिल्कुल नहीं। फिर से एक बार बता रहा हूँ, मैं लगभग हर रोज ये आपको बात बताने वाला हूँ, क्वेश्चंस मोर इंपोर्टेंट देन थ्योरी। अगर आप क्वेश्चन लगा रहे हो, डेली क्वेश्चन कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपके सिलेक्शन के चांस। यस बेटा। सर एक बार G7 में लिंक दोबारा भेज दीजिए, उधर के बहुत सारे बच्चों को ज्वाइन नहीं हो रहा है, हमारा भी ज्वाइन नहीं हो रहा था। G7 G7 यस सर। G7 ओके, मैं देखता हूँ बेटा, G7 के अंदर लिंक दोबारा से भेज देते हैं, नो वरी। G7 के अलावा भाई G9 है हमारे पास, G10 है ना। तो कोई मुझे बताएगा कि G9 लिंक तो बेटा सेम ही है। G8 भी है। G8 भी है, ठीक है। G7 8 9 10 चारों आ गए, ठीक है ठीक है। For join the class। ठीक है, G7 में मैंने सेंड कर दिया बेटा लिंक। वैसे तो लिंक सेम ही है, बट फिर से भेज दिया, देखते हैं बच्चे अगर ज्वाइन होंगे तो बहुत अच्छी बात है। ये ओपन क्लास नहीं है बेटा, प्रणव बेटा, आज ओपन क्लास नहीं है। एक्चुअल में ग्रुप को मर्ज किया गया है, ठीक है। तो मर्जिंग की वजह से जो दूसरे बच्चे हैं वो अब आपके साथ ही पढ़ने वाले हैं सभी, ठीक है। G7 G8 G9 और G10, ठीक है। पिछले हफ्ते जो है छुट्टियां थी आप लोगों की, तो हम लोग ग्रुप बनाने में लगे हुए थे, ठीक है। अलग अलग ग्रुप्स और अलग अलग क्लासेस को मर्ज किया गया है ताकि बच्चे जो है वो एक क्लास के अंदर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स आए, ठीक है। तो अब हम कन्हैया सर पढ़ा रहे थे, तो आपको नहीं पढ़ाएंगे क्या? अगर आप लोगों का कन्हैया सर लेक्चर ले रहे थे बेटा, तो कन्हैया सर नहीं लेने वाले, उनकी क्लासेस भी बदल गई होंगी बहुत सारी, ठीक है। सर 15 तक लीव पे हैं सर। हाँ वो वैसे, अच्छा वो लीव पर हैं, तो शायद हो सकता है कि आपकी क्लास को तो डाइवर्ट किया गया। आई एम नॉट क्वाइट श्योर अबाउट दिस बेटा, कि आप लोगों को मर्ज मेरे ग्रुप में किया गया कि नहीं, मुझे भी 1-2 दिन में पता लगेगा। बट हो सकता है कि आपकी क्लास को डाइवर्ट करके मेरे क्लास के अंदर लगाया गया हो, बिकॉज कन्हैया सर जो है वो अभी उस पर है, लीव पर है। क्लियर है? यस ठीक है। हाँ यस सर। कन्हैया सर 15 तक लीव पर है शायद, मुझे 15 तक। हाँ यस सर। ठीक है ठीक है। तो फिर आपको शायद कन्हैया सर ही पढ़ाएंगे, लेकिन जिनको राज सर पढ़ाते थे, राज सर वाली क्लास जो है वो मुझे मिल गई है, ठीक है। और राज सर को भी कोई और क्लासेस मिल गई होंगी, उनके आगे पीछे सारे स्टूडेंट्स की क्लासेस उल्टे पुल्टे हो रहे हैं। सर फिर तो बहुत सारे स्टूडेंट हो जाएंगे एक ही क्लास में, नॉट बहुत सारे बेटा, ठीक। मतलब हमने मिनिमम टारगेट रखा है कि कम से कम एक क्लास में 20 स्टूडेंट तो होने चाहिए, है ना। 20 से कम स्टूडेंट होते हैं तो बैच को मर्ज कर दिया जाता है। सर हमारी नॉर्मल क्लासेस में ही कम से कम 30 से 40 बच्चे होते थे। हाँ 30-40 बच्चे थे, फिर मुझे नहीं पता कि किस लिए मर्ज किया। शायद उनको ना दूसरी क्लासेस मिल गई होंगी, उनका बर्डन बढ़ गया होगा क्लासेस का, तो उनको क्लासेस दूसरी मिल गई, तो उनको फिर ये ग्रुप इधर से शिफ्ट कर दिया। किसी को तो शिफ्ट करना ही था, ये सारे ऊपर नीचे शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। सेकेंडली बता देता हूँ कि हम लोग अल्फा बैच को पढ़ रहे हैं, और पहले आपका शायद बैच फोटोन था, तो आप लोग यूँ कह सकते हो कि आप एक स्टेप ऊपर भी आ गए। ये भी आप लोगों का फायदा हो सकता है। और मैं जेई वालों को पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो अगर आप पीसीबी के हैं, बायो वाले स्टूडेंट्स हैं, तो आपको जेई वाली मतलब कुछ क्वेश्चंस आपको जेई लेवल वाले मिल जाएंगे, नो वरी, ठीक है। तो जेई का लेवल करोगे तो बायो वाला लेवल उससे कम होता है, याद रखना। जेई का बैच है? हाँ ये जेई का बैच है बेटा, लेकिन अगर आपको बायो के लिए शिफ्ट किया गया तो हम जेई में मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा कि आप एडवांस लेवल के क्वेश्चन मत करो, नीट लेवल वाले कर सकते हो। केमिस्ट्री सेम रहेगी,
थ्योरेटिकल बेस सबका सेम रहेगा। सर नीट के पेपर में तो केमिस्ट्री जेई और उसमें सेम तो आएगी नीट में। नहीं, नीट में बेटा, नीट के अंदर केमिस्ट्री सेम आती है मान लिया, लेकिन नीट का जो क्वेश्चन का लेवल है ना वो आसान है। क्वेश्चन जो आते हैं नीट के वो आसान आते हैं, और जो जेई के क्वेश्चन है वो थोड़े से टफ होते हैं, ये डिफरेंस है। और कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो नीट में नहीं है, जेई में है। कुछ टॉपिक 5-7 टॉपिक या 10 टॉपिक लगा लीजिए पूरी केमिस्ट्री में आपको अलग मिलेंगे। 10 टॉपिक जो है वो जेई के अंदर तो है बट नीट में नहीं है, तो वो टॉपिक आपको 10 अलग पढ़ने पड़ेंगे, बस इतना सा फर्क है, कम पढ़ने पड़ेंगे, या फिर वो मैं आपको बता दूंगा कौन से, है ना। ओके सर, थैंक ठीक यू। है, तो चलिए अब जरा हम बात करते हैं इसके अंदर क्या था। नो वरी प्रणव बेटा, पहली क्लास, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, चिंता मत कीजिए, आप लोग दिल भर के क्वेरीज पूछ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना। कभी कभी यूं समझ लो कि फन क्लास हुई थी आज, है ना। माइंड का रिलैक्स करना भी जरूरी है, कभी कभी कम काम होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कभी कभी ज्यादा सही, कभी कभी कम सही। जिस दिन ज्यादा हो उस दिन आप अच्छे से पढ़िए, जिस दिन कम हो उस दिन एंजॉय कीजिए, दैट्स इट। तो चलिए अभी हम जो बेसिक की बात करें ना, आपकी जो स्क्रीन पर, अब ध्यान से देख लो, ये जो मैंने बॉक्स बनाया यही है इसका पूरा सार क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर क्या होता है, 3D सबसे पहले आएगा, आपके सिलेबस में 3D है, 4D भी हो सकता है वो नेक्स्ट अगर लेवल ले तो, बट 3D वाली लाइन ही आने वाली है। ठीक है, फिर उसके बाद 4th शेल है, फिर 4th D तक आप लोग ये लिखोगे। अब इसमें क्या था, 3D स्प्लिट हो जाता है, नो वरी। अगर कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, जैसे साइनाइड है, साइनाइड कार्बन मोनोऑक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, तो ये क्या करते हैं, पेयरिंग करवा देते हैं। पेयरिंग का मतलब आपको पता है 6 लिगेंड जुड़ रहे हैं, तो 6 लिगेंड क्या करते हैं, D2sp3 और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं। ठीक है, ये 2 हाइब्रिडाइजेशन होती हैं ऑक्टाहेड्रल में, दोनों ऑक्टाहेड्रल में होती हैं। D2 पहले लिखा है, इसका मतलब ये वाले D के 2 ऑर्बिटल यूज होने वाले हैं, और यहाँ D2 बाद में लिखा है, दिख रहा है ना सभी को। बाद में लिखा है, इसका मतलब ये वाले ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये D के 2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। यस बेटा बोलिए सर। कुछ कह रहे थे बेटा, एनीवन एल्स? नहीं, ठीक है, ओके। तो देखिए, तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा, डी अगर बाद में लिखा है इसका मतलब बाद वाला डी पार्टिसिपेट करेगा, पहले लिखा तो पहले वाला करेगा। अब पहले वाला कब करता है, या तो वो परमानेंट पहले से खाली हो, अगर वो खाली नहीं है तो कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा, अगर वो सिंगल सिंगल है, देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल थे, मैंने यहां से उड़ा दिया, उड़ाने के बाद क्या किया, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को मैं किसके साथ रख रहा हूं, जरा ध्यान दे लेना, इन दोनों के साथ, तो ये पेयर हो गए, ये मैंने ऐसा कर दिया। अब ऐसा करने के बाद क्या होगा, बाकी डी के ये 2, यानी यहां साइनाइड जुड़ेगा, यहां साइनाइड जुड़ेगा, खाली होना चाहिए ऑर्बिटल, क्योंकि साइनाइड अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, हम कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक शेयर करेगा, तो 3 तो ये हो गए, है ना, और 2 यहां पर, एक साइनाइड यहां पर जुड़ेगा, एक साइनाइड यहां पर जुड़ेगा, है ना, 3 2 5 और 6 टोटल जोड़ने, एक साइनाइड यहां पर जुड़ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखो हाइब्रिडेशन क्या हो गई, डी के 2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं अंदर वाले, फिर एस का 1 है और पी के 3 है, D2sp3 विल बी द हाइब्रिडेशन। समझ में आ गया हाइब्रिडेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन सही तरीके से लिख लो, सही तरीके से लिख लो, और इस तरह से हाइब्रिडेशन इजीली कैलकुलेट हो जाती है। अब अंदर वालों ने पार्टिसिपेट किया, तो साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करते हैं, अगर जगह है, याद रखना क्या कह रहा हूं, अगर जगह है तो उनको पीछे धक्का मार के और उनको खाली करवा लेते हैं, 2 ऑर्बिटल को, 2 को करवाएंगे। अगर एक ही ऑर्बिटल खाली हो सकता है तो DsP3d ऐसी कोई हाइब्रिडेशन नहीं होती। मान लो कि ये वाला एक ऑर्बिटल खाली मिल गया और एक ही आगे वाला आपने यूज कर लिया, तो हाइब्रिडेशन आप लिख रहे हो DsP3d, ऐसी कोई हाइब्रिडेशन एग्जिस्ट नहीं करती। मैंने नीचे ही दोनों केस लिखे हैं कि इनके अलावा ऑक्टाहेड्रल में कोई हाइब्रिडेशन नहीं होती है, तो आपको D2sp3 या sp3d2 ऐसा ही बनाना है, और ऐसा बनाने के लिए 2 ऑर्बिटल अगर खाली हैं तो वो धक्का मारेगा। अगर एक ही ऑर्बिटल खाली हो रहा है, धक्का मारने से साइनाइड के, तो वो एक ऑर्बिटल नहीं लेगा, कहेगा मुझे तो 2 बंदे चाहिए, 2 खाली ऑर्बिटल चाहिए, अगर 2 हैं तो मैं आऊंगा वरना नहीं आऊंगा। तो ये 2 रूम्स के अलावा नहीं आने वाला है, तो साइनाइड यहाँ पर 2 रूम लेगा D2 के, अगर पीछे धक्का मार सकता। और इस केस में हमने देखा 4 ऑर्बिटल थे जिनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन था, तो उनमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स के एक एक इलेक्ट्रॉन उठा के पहले वाले 2 में डाल दिए, 2 ऑर्बिटल हो गए खाली, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन बन गई। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। इस तरह से हाइब्रिडेशन होती है। हाँ बेटा। सर एक जो अभी आपने क्वेश्चन कराया था उससे एक चीज पूछनी है। हाँ बोलो।
सर जो आपने अभी क्वेश्चन कराया था उसमें जो साइनाइड है वो तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो सर वो तो T2G में पेयरिंग करा देगी, EG में जाने नहीं देगा, तो सर उसकी एनर्जी तो कम हो गई ना, और हमें तो मैक्सिमम एनर्जी चाहिए, तो जो वीकेस्ट लिगेंड है उसका आंसर नहीं होना चाहिए। देखता हूँ रुको, वो भी बताता हूँ, वो कंफ्यूजन भी दूर करता हूँ, 1 मिनट रुको, ठीक है, पहले इसको जरा क्लियर कर लें। अब आगे देखिए, तो ये अब आपको समझ में आया। अब यहाँ पर स्प्लिटिंग का क्या रोल है, तो देखो इलेक्ट्रॉन भरते टाइम, हाइब्रिडेशन देखते टाइम तो ऐसा करना पड़ेगा, बट स्प्लिटिंग करवाते टाइम क्या करना है भाई, ऑक्टाहेड्रल फील्ड बनता है, तो ये जो d ऑर्बिटल था ना, इसमें 5 और ऑर्बिटल्स थे, तो ये 2 पेयर्स में डिवाइड हो जाते हैं 5 ऑर्बिटल। कौन कौन सा पेयर बनाते हैं ये, तो आप वो देख लो जरा, कौन कौन सा पेयर बनाएंगे। एक तो पेयर बनेगा 3 का, और एक पेयर बनता है 2 का, 2 ऑर्बिटल एक जगह पर, 3 ऑर्बिटल एक जगह पर, इसको बोलते हैं T2G, और इसको बोलते हैं EG, ठीक है, EG, ये दोनों के अलग अलग नाम है, T2G और EG। अब बात करते हैं, तो इसके अंदर इसने क्या किया था भाई, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स पेयर कर दिए थे, तीनों नीचे, ये ना, ये समझ में आ गया होगा, और ऊपर दोनों खाली हो गए थे, ये खाली में साइनाइड जुड़ा था। अब बात करते हैं इसने क्वेश्चन में क्या पूछा था, अब जरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट एंटिटीज, इनमें से कौन सी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑक्टाहेड्रल विल बी मैक्सिमम, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा किसमें होगा। तो मैग्नीट्यूड निकालना है, यानी अमाउंट। तो देखो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, EG के अंदर वैल्यू होती है 0.6, एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जब एक इलेक्ट्रॉन भरता है, और इसके अंदर वैल्यू होती है 0.4 ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी। तो यहाँ पर टोटल कितने आ रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं अंदर, तो 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये माइनस में होती है एनर्जी, याद रखना, ये कम हो जाती है, वो ज्यादा हो जाती है, तो ऊपर वाली प्लस में होती है। तो 6 चौके 24, 2.4, क्लियर है, ये समझ में आ गया होगा, यहाँ 2.4 आएगा सर नेगेटिव भी, और नेगेटिव, यस नेगेटिव, और ऊपर में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो मल्टीप्लाई होगा वो 0 से, तो 0 से 0, तो ये मैक्सिमम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है वो 2.4 आएगी। पहले हमारी 2 कैसे निकल रही थी भाई, पहले आपने 5 से मल्टीप्लाई, इलेक्ट्रॉन ही ले रहे थे, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन मिस हो गया था, है ना, तो ये 2.4 आएगी। माइनस का मतलब क्या होता है, हमें एनर्जी मिल रही है, हमें, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की एनर्जी मैक्सिमम का मतलब हमें मैक्सिमम कितनी एनर्जी मिलेगी, दैट इज द मीनिंग, मतलब नेगेटिव एनर्जी कितनी होगी, प्रणव बेटा, इसका मतलब ये है, क्लियर है सर, क्लियर, ठीक है। तो यानी ये मत सोचना कि प्लस वाली एनर्जी निकालनी है, हमें जो मैक्सिमम मिल रही है उसी को हम एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं, वो 2.4 मिलेगी। तो यहाँ कोबाल्ट के केस में 2.4 मिलने वाली है, कैसे कैलकुलेट किया अब आपको ये समझ में आ गया होगा। और बाकी के जितने केस हैं, अमोनिया का यहाँ 3 पॉजिटिव है, वाटर का यहाँ भी 3 पॉजिटिव है, और C2H4 का ऑक्सालेट आयन है C2H4 2 नेगेटिव होता है, ठीक है, तो इन सब का आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये सब क्या है, वीक फील्ड है, समझ रहे हो, पानी, अमोनिया और C2O4 ये सब वीक फील्ड है। तो वीक अमोनिया तो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, स्ट्रॉन्ग में आता है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि बहुत ज्यादा जनरली पेयरिंग नहीं करवाता, यहाँ पर भी ये पेयरिंग नहीं करवाएगा, वरना एनर्जी सेम होनी चाहिए, समझ रहे हो। सर एक बॉक्स खाली नहीं छोड़ता, क्या बेटा, मतलब जब एक बॉक्स खाली बचे तब पेयरिंग नहीं करवाता ये। हाँ तब नहीं करवाएगा, क्योंकि जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो 2 ही तरह से हो सकती है, या तो D2sp3 या sp3d2। अब इन दोनों में से पॉसिबिलिटी, मतलब B के 2 ऑर्बिटल उसे चाहिए ही चाहिए। अब 2 ऑर्बिटल खाली हो रहे हैं तो ही पेयरिंग करवाने का फायदा, अगर एक ऑर्बिटल खाली हो रहा है तो वो पेयरिंग नहीं करवाएगा, समझ में आ गया। और वो भी स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड नहीं। और यहाँ पर देखो प्रणव बेटा, जैसे आप अमोनिया के लिए बोल रहे हो, तो एक चीज बता देता हूँ, अमोनिया में 3+ भी तो है चार्ज। हाँ 3+ है, कोबाल्ट के 3 इलेक्ट्रॉन उड़ गए, तो वो तो सब में 3+ है बेटा, ध्यान दो, सभी में 3+। वहां पे बाहर 3+ है तो +9 हो जाएगा ना कोबाल्ट के लिए, तो अभी तो कोई चार्ज ही नहीं है, अमोनिया पर 0 होता है बेटा, सॉरी सर, मैं कुछ और ही समझ गया। हाँ कोई बात नहीं, अमोनिया पर चार्ज 0 होता है, अमोनिया भी हमें कैलकुलेट करना ना। अब देखो एक चीज और बताता हूँ प्रणव बेटा, हमने ये तो पढ़ लिया कि ये वीक लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग है। अमोनिया बीच से थोड़ा आगे आता है ना, वाटर को हम मिडिल 6 में मानते हैं, वाटर के बाद अमोनिया आता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में आता है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के बावजूद ये पेयरिंग नहीं करवा रहा, इसका रीजन, ये कहीं कहीं पेयरिंग करवाएगा, कहीं कहीं नहीं करवा रहा, जैसे इस केस में। इसका रीजन ये डिपेंड करता है मेटल पे भी, मेटल को भी तो पूछो ना, समझ रहे हो। सपोज दैट आप कहीं ट्यूशन के लिए पूछने जाते हैं, है ना, ट्यूशन के लिए, अब टीचर कहता है मैं तो टेस्ट लूंगा, 4 जगह पे आपने टेस्ट दे दिया, चारों जगह आपका सिलेक्शन हो गया,
अब टीचर को तो लगता है कि ये मेरे पास ट्यूशन आएगा क्योंकि मैंने इसका टेस्ट ले लिया, टेस्ट पास हो गया। भाई टेस्ट पास करने से क्या होता है, बच्चे का सिलेक्शन भी तो मायने रखता है, वो भी तो चूज करेगा वो आना चाहता है कि नहीं आना चाहता। समझ गए? यस सर। यहाँ पर हमने बोला वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, भाई मेटल भी तो कुछ कंट्रीब्यूट करेगी, उसकी भी तो मर्जी है ना, उसके इलेक्ट्रॉन को हिलाना। वो मेटल सब सारी मेटल एक जैसी तो है नहीं। कुछ बोलेंगे कि कर ले भाई, ठीक है जो कर रहा है तेरे हिसाब से चलेगा, कुछ बोलेंगी मैं भी हूं मेरे हिसाब से भी चलेगा। तो कुछ चीजें हमें बॉर्डर लाइन वाली याद ही रखनी पड़ती है। क्लियर है? यस सर। एवरीथिंग इज ऑन एक्सपेरिमेंटल बेस। सिंपल और साफ चीज बताता हूँ, ठीक है। कल परसों की बात बता रहा हूँ मैं। एक स्टूडेंट को मेरा एक स्टूडेंट है मेरे पास आता है, तो वो मुझसे एडवांस लेवल का 2023 के अंदर पेपर में आया था, एडवांस लेवल का ऑर्गेनिक का एल्डिहाइड कीटोन का कार्बोक्सिलिक एसिड वाला एक क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा था, ठीक है। उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही थी कहीं पे भी, हमने काफी जगह मत्था मारा, एक्सप्लेनेशन नहीं थी उस क्वेश्चन की, ठीक है। तो मैंने खुद अपनी तरफ से कुछ जोड़ तोड़ करके, मतलब हम भी मैकेनिज्म बहुत सारे कर लेते तो हमें थोड़े थोड़े याद हो जाते हैं ना, तो कुछ हम खुद भी बना सकते, तो मैंने जोड़ तोड़ करके आंसर तो निकाल दिया उसको। बट क्योंकि एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई थी, तो नॉट ओनली मैं ये नहीं कहूंगा कि आई एम द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड, ऐसा तो कभी कोई होता भी नहीं है। लेकिन देखो बहुत सारे एक्सपर्ट टीचर, मैं हूँ, मेरे साथ 2 टीचर और बैठे हैं, फिर 2 टीचर और बैठे हैं, हम सब डिस्कस करते हैं आपस में कि भाई एडवांस में ये वाला क्वेश्चन आया था, इसका सोल्व करो। सॉल्यूशन हमारे पास है, लेकिन इसको हम सोल्व करके बच्चों को बताएंगे। तो वो सॉल्यूशन कई बार हम सबके पास नहीं होता। एक टीचर की बात नहीं कर रहा हूं, अगर आपको कोई एक टीचर बोले मैं ही फन्ने खाऊं, मुझे एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा आता है, मतलब मान लो कि आप लोग मुझसे कोई क्वेश्चन सोल्व करवाओ और मुझसे वो सोल्व ना हो सपोज, तो मैं कहूँ कि बेटा 2 दिन लगेंगे, ध्यान से सुनना इस बात को। तो आपको लगे यार हमारा टीचर तो टाइम पे तो सोल्व नहीं कर पाता, और कोई दूसरा टीचर सोल्व कर दे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फन्ने खा हो गया और मैं बिल्कुल डाउन हो गया। या इसका रिवर्स हो जाए कि आपका वो टीचर सोल्व नहीं कर पाया और मैंने ऑन द स्पॉट सोल्व कर दिया, तब भी मैं फन्ने खा नहीं बनूंगा, तब भी मैं बढ़िया नहीं होने वाला हूँ। वजह, क्योंकि क्या होता है कि हो सकता है कि मैंने वो चीज 2 दिन पहले पढ़ी हो, कोई चीज मेरी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, कोई चीज किसी दूसरे टीचर की वीक हो सकती है। तो लगभग अगर आप एडवांस लेवल के क्वेश्चन सोल्व करवाते हैं तो सबसे पहली प्रॉब्लम ये आती है कि 4 टीचर बैठ के सॉल्यूशन सोल्व करते हैं, ताकि सबका ओपिनियन हो सके, कोई गलती ना करे। बच्चा गलती करता है, हम नहीं कर सकते क्या? हमारी कैलकुलेशन में गलती नहीं हो सकती क्या? हम भी इंसान है ना, हो सकती है हमारी कैलकुलेशन में गलती, और गलती होगी तो क्वेश्चन का आंसर गलत आ गया। अब आंसर गलत आ गया तो आप लोगों को लगेगा यार इस टीचर का तो कहानी खराब है, तो आंसर गलत करता है। आप लोग हमें मशीन या कंप्यूटर समझते हैं, ज्यादातर बच्चों के दिमाग में ऐसा होता है। हमसे भी इंसानी गलतियां हो सकती हैं बेटा, कैलकुलेशन गलती हो सकती है। जैसे अभी देखो मैंने 5 इलेक्ट्रॉन लिख दिया वहां पे, करने दे 6, है ना, और दिमाग में ही नहीं है। एक स्टूडेंट ने बोला भी मुझे, मैं ऊपर नीचे भाग रहा हूँ, मैं कहा नहीं यार ये तो पेयरिंग होगी, मेरे को करके देखने दो। मैं कहा पेयरिंग हो जाएगी, बट बाद में मेरे को खुद को समझ में आया, मैं कहा यार 5 नहीं तो 6 थे, है ना। फिर उस स्टूडेंट ने भी बोला कि हाँ सर ऐसे होगा। तो लाइक दैट, ये इंसानी गलतियां हैं, देखने में गलती हो गई, लिखने में गलती हो गई, फिर कैलकुलेशन में गलती हो गई, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए 4-5 टीचर मिलते हैं। अब अगर 4-5 टीचर बैठे हैं और सॉल्यूशन में कहीं आपको इंटरनेट पे मिलता है कि एक्सप्लेनेशन इज नॉट गिवन, इसका मतलब उन 5 टीचर ने आपस में क्या किया होगा, एक दूसरे से डिस्कस किया होगा, एक्सपर्ट हैं वो सारे, डिस्कस करने के बावजूद उनको सॉल्यूशन नहीं मिला, तो क्या 5 के 5 गधे हैं? स्टूडेंट को ये लगेगा, स्टूडेंट को ये लगेगा कि ये लो भाई मेरे टीचर को नहीं आता, ये तो इसी को नहीं आता एडवांस लेवल। ऐसा नहीं है कि एडवांस लेवल नहीं आएगा। मोस्ट देखो 18 क्वेश्चन आते हैं, 18 में से आप लोगों को 12 क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट सही कर दिए, किसी टीचर ने अगर 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट सही कर दिए, 6 क्वेश्चन छोड़ दिए, वो 6 क्वेश्चन का लेवल ही ऐसा होता है कि कोई उसको सोल्व नहीं कर सकता। 3 बातें होती इसमें। पहला, 2 चीजों को, 2 कॉन्सेप्ट को मिक्स करके देते हैं एडवांस वाले, मिक्स करके। कई बार वो मिक्सिंग टीचर को नहीं समझ में आती, पहला रीजन। दूसरा, और वो भी सिंगल टीचर को, अगर 5 टीचर बैठे हैं मत्था मार रहे हैं, 2 दिन और मत्था मार रहे हैं, तो शायद वो सॉल्यूशन निकाल ले, बट तब भी ना निकले, इसका मतलब उस क्वेश्चन का सिर पैर ही नहीं है। ऐसे क्वेश्चन भी देता है एडवांस आपको। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे डालते हैं जो बस छोड़ने के लिए होते हैं, मतलब उन्हें हाँ, हमें यस यस, दैट इज द पॉइंट कि हमें वो लीव करने हैं, हमें नहीं करने वो, ये ध्यान रखना। और टीचर को के लिए भी वो पॉसिबल नहीं है। तो कुछ पहला लेवल तो ऐसा होता है कि सिर पैर के बिना क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन कुछ होते हैं, नॉट ऑल। तो सर ऐसे क्वेश्चन देते क्यों है? बेटा यही तो परीक्षा है, सब कुछ सीधा थोड़ा चलेगा पेपर के अंदर, परीक्षा के अंदर टाइम वेस्ट मुझे- बच्चों का टाइम वहाँ पे लगाने के लिए। हाँ, उनका ये देखते हैं वो लोग कि आप कितना टाइम, आप मतलब किस सिचुएशन में क्या वर्क करते हो और कैसे वर्क करते हो, समझ रहे हो। 1 मिनट रुकिए बेटा।
Sir, you have muted yourself. हाँ बेटा, मेरा वो कॉल आ गया था, एक मैम बोल रहे थे अवंती वाले, ठीक है। तो देखिए, तो क्या होता है कि एक तो वो होता है कि सिर पैर के बिना वाले क्वेश्चन आते हैं, दूसरा आते हैं दो कॉन्सेप्ट को मिला के क्वेश्चन दे देते हैं, कई बार टीचर को नहीं समझ में आता, हो सकता है। तीसरा लेवल होता है कोई ट्रिक हो सकती है। अब ट्रिक क्या अचानक से दिमाग में आ जाएगी आपके? बहुत सारी प्रैक्टिस करने के बाद भी हो सकता है कोई नई ट्रिक हो जो हमारे दिमाग में ना आए, एक दो दिन में आ जाएगी। मतलब हम जनरली टीचर्स क्या कहते हैं, हो सकता है हम ऑन द स्पॉट कोई क्वेश्चन सॉल्व ना कर सके, लेकिन हमें एक दो दिन का टाइम दीजिए, ऐसा कभी नहीं होगा कि हम उस क्वेश्चन का आपको आंसर ना दे सके, ये चीज जरूर है। लेकिन हाँ, किसी क्वेश्चन का सिर पैर ही नहीं है, वो क्रैमिंग लेवल है, तो वो आपको करना ही पड़ेगा। तो एडवांस वाले तीनों चारों सिचुएशनें देखते हैं। आप फंसे हुए हो, सारी चीजें आपको मुश्किल नजर आ रही हैं, आप किसे उठाओगे, किसे चूज करोगे? जो आसान हो उसे चूज करो। फिर क्या मुश्किल क्वेश्चन को करना चाहोगे? आपके पास टाइम कम है, ठीक है। मान लीजिए कि आपको शादी के कार्ड बांट रहे हैं, तो शादी के कार्ड बांट रहे हो, आज शाम होने वाली है, शाम होने वाली है, रात के टाइम आपको घर पहुंचना है क्योंकि आपकी बाइक में लाइट नहीं है सपोज, और गांव के रास्ते हैं, गांव की सड़कें हैं, और उसको तो बिना लाइट के तो दिखेगा नहीं अंधेरे में, तो नीचे ही कहीं सड़क पे चले जाओगे। तो क्या करोगे आप मैक्सिमम नियर वाले पहले लोगे और कहोगे कि आज ये वाले बांट देते हैं कार्ड, कल सुबह आएंगे और फिर दूर वाले कार्ड दिन दिन में बांटेंगे, यही करोगे ना। दैट इज द स्ट्रेटजी। यही दिमाग एडवांस लेवल वाले भी देखना चाहते हैं आपका, कि आप खुद कुछ दिमाग से सोचते हो भी यार, सिर्फ मशीन की तरह सॉल्व कर रहे हो, तो कंप्यूटर भी सॉल्व कर देगा, लेकिन पहले क्या करें, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करें, ये है एडवांस लेवल। समझ गए? यस सर। है ना? तो वो चीज सोचने के लिए विवश किया जाता है, और वो चीजें टीचर्स की भी होती हैं भाई, और साथ में टीचर्स भी इंसान है, तो हो सकता है किसी चीज का सिर पैर ही ना हो। मैं ही आपको ऐसा क्वेश्चन दे दूं, कोई नहीं सॉल्व कर पाएगा, लिख के दे सकता हूं कि वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, किसी टीचर से करवा लेना, क्योंकि मैं मेरी तरफ से कुछ ऐसा टिकड़मबाजी लगाऊंगा कि टीचर सोचता ही रह जाएगा कि यार इसका आंसर ना ये बन रहा ना ये बन रहा। उसको ऐसा कंफ्यूज करूंगा कि उन चारों ऑप्शंस में से शायद आंसर ही ना हो, और शायद चारों के चारों थोड़ा थोड़ा आंसर कंट्रीब्यूट करते हो, चारों के चारों थोड़ा थोड़ा, और मैं बोलूं कि चार ऑप्शन है और पांचवा एक आंसर है, निकालो पांचवा आंसर। ऑप्शन चार है, चारों सही है, और पांचवा आंसर भी निकालिए, तो कैसे निकलेगा? तो ऐसे करके कोई भी तिकड़मबाजी की जा सकती है, किसी को फंसाना मुश्किल काम नहीं है। कोई लर्निंग पावर वाला क्वेश्चन दे दो, प्योर लर्निंग, अब उसको नहीं याद है तो गया वो, है ना? तो ऐसी चीजें भी होती हैं। तो वो चीज मैं आपको समझा रहा था कि इट्स नॉट ओनली डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन पेपर और सॉल्यूशन, की सॉल्यूशन का हर चीज का लॉजिक होता है, ये जरूरी नहीं है। जैसे इसके लिए मैं कह रहा था कि कुछ चीजें लर्न करनी पड़ती है, तो जैसे आ जाए क्वेश्चन पूछिए, बिल्कुल हक है आपका 100%। बट अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आपको समझना नहीं होगा, यहाँ पर याद करना होगा, तो उस चीज को अदरवाइज ले लेते हैं कुछ बच्चे कि यार ये टीचर तो शायद हल्का है ना? ऐसा नहीं होता है। अगर हमें चेक करना चाहते हैं तो डेफिनेटली डीप कॉन्सेप्ट पूछिए हमसे, डीप से डीप कॉन्सेप्ट पूछिए, हम आपको वहां तक लेके जाएंगे। लेकिन जो चीज क्रैमिंग की है, और या फिर जो चीज रद्दी है, और आप पूछो सर ये ऐसा करता ही क्यों है, कोबाल्ट ऐसा क्यों करता है, इसका आंसर नहीं है, ये सिली टाइप के क्वेश्चन होंगे, है ना? वैसे नहीं, मजेदार क्वेश्चन पूछिए ताकि हमें भी मजा आए करवाने में कि हाँ बच्चे ने बहुत डीप तक सोचा है। बट जो क्रैमिंग वाला बेटा वो तो क्रैम करना ही पड़ेगा, है ना? चलिए, तो अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोबाल्ट वाला क्लियर है ना सबको? यस सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट देखिए, द लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ऑफ D6। अब देखो इसने खुद बोला लो स्पिन है, हाई स्पिन नहीं है ना? यानी कि पेयरिंग करवाएगा। D6 कैटायन है, पॉजिटिव आयन है, मेटल का आयन है, इन एन ऑक्टाहेड्रल फील्ड विल हैव द फॉलोइंग एनर्जी दे रखी है, ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन द ऑक्टाहेड्रल फील्ड P, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग एनर्जी। P का मतलब है पेयरिंग एनर्जी, और ऑक्टाहेड्रल का मतलब है ऑक्टाहेड्रल एनर्जी, ठीक है? D6 है वो, और लो फील्ड है, ठीक है? लो स्पिन है, मतलब पेयरिंग करवाएगा। तो वो बोल रहा है A -12 और 5 ऑक्टाहेड्रल प्लस P, फिर नीचे B -12 डिवाइडेड बाय स्लैश लगा रखा 5 ऑक्टाहेड्रल 2P, -2 5 ऑक्टाहेड्रल 2P, -2 5 ऑक्टाहेड्रल 2P। यस, ये समझ में आया क्वेश्चन क्या है? यानी एनर्जी रखी है, इनमें से किसकी एनर्जी सही होगी, और पेयरिंग एनर्जी के साथ। लो फील्ड है, D6 है, ऊपर वाला D6 ही था ना? लो फील्ड ही था, लो फील्ड भी था, D6 भी था, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन यहां पर भरे हुए थे, लो फील्ड D6 ऑक्टाहेड्रल, डेफिनेटली क्या करेगा? D2sp3 कराएगा, ये वाली। क्लियर है? यस सर।
सर तो ऊपर वाला यही था, सेम टू सेम। अब इसमें पेयरिंग एनर्जी बता सकता है कोई कितनी पेयरिंग एनर्जी है? सर अगर 2p दो पेयरिंग एनर्जी, क्योंकि दो पेयर बने हैं, हाँ बनेंगे देखिए, मतलब। इसको निकालने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले सभी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन भरिए, 5 भर गए। अब आप क्या कर रहे हो, 6 भरने हमने तो टोटल, तो एक तो ऑलरेडी पेयरिंग आएगा ही आएगा, इसको तो आप रोक ही नहीं सकते, है ना। इसे तो चाहे आप यहां जोड़िए या यहां जोड़िए, कहीं पर भी जोड़िए, ये तो पेयर होने वाला है। अब ये दोनों जो हैं, इनको कंप्रोमाइज करना है कि ऊपर रहना चाहते हो भाई या नीचे आना चाहते हो। अब क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड तो उनको जबरदस्ती नीचे लेके आएगा, मतलब वो नीचे इसे ले आएगा और इसकी पेयरिंग एनर्जी को इतना, पेयरिंग एनर्जी अब इसकी बढ़ गई, यानी एनर्जी सिस्टम की बढ़ी, इंक्रीज हुई। इसकी वजह से एनर्जी विल इंक्रीज ड्यू टू पेयरिंग। 2 पेयरिंग एनर्जी बढ़ गई क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स ने पेयर कर लिया। क्लियर है? यस यहाँ 3 नहीं है, ये तो करेगा ही करेगा, इसको तो आप रोक ही नहीं सकते, इसका अल्टरनेट ही नहीं है हमारे पास, है ना। लेकिन 2 का अल्टरनेट था कि ये पेयर ना करें, ये ऊपर रह जाएं, बट स्ट्रॉन्ग फील्ड ने इनको भी पेयर करवा दिया, तो 2 पेयरिंग एनर्जी बढ़ गई। और जो ऑक्टाहेड्रल, मतलब जो हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड था, उसने इसको नीचे भेजा तो पेयरिंग एनर्जी बढ़ गई। बट वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है, सिस्टम की एनर्जी को डाउन भी करता है ना, क्योंकि वो 6 से मल्टीप्लाई भी तो होगा। तो सिस्टम की एनर्जी जब डाउन होती है तो इसका मतलब वो पेयरिंग एनर्जी से भी ज्यादा डाउन कर देता है, इस वजह से पेयरिंग पॉसिबल हो पाती है। क्लियर है? तो वो कंप्रोमाइज तो करना ही पड़ता है उसको। तो यहाँ पर अब हमें पता है कि क्या कुछ कैसे हो सकता है। यहाँ 2 पेयरिंग तो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है 2 पेयरिंग, है ना। 1 पेयरिंग नहीं है पॉसिबल। क्लियर है? तो यानी कि इन दोनों में से आंसर होना चाहिए। ये बात सबको समझ में आई अभी तक यहाँ तक? सर यस ठीक है। अब बात करते हैं, अब दूसरी बात करते हैं भाई। तो यहाँ पर इसने बोला बी ऑप्शन दे रखा है, वैसे तो आपके सामने ही है, -12 और 5 ऑक्टाहेड्रल। अब ये कैसे निकालोगे कि ये -2 आएगा कि -12 आएगा? तो जरा इसको कैलकुलेट करें। यहाँ 6 × 0.4 कर देंगे ना, क्या, और वहां पे नीचे वाले को 0.4 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, 0.4 × 6 कर देंगे। ठीक है, तो ये आ गया -24, -2.4 24 करके है ना। अब इसने बोला 12 और ये 5 ऑक्टाहेड्रल, अब इसका क्या मतलब है? इन्होंने वही 2 पॉइंट ना T2G में, तो -0.4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, तो हमारा -2.4 आ जाएगा। तो उसको जब अपॉन में लाएंगे तो -12/5 ही आएगा। और EG में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो 0 हो जाएंगे। यस, क्लियर हुआ भी सभी को? यस सर, यस। ठीक है, तो यानी इस तरह से हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा बी, दैट विल बी द आंसर। अब इसकी एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दे रखी है, नो वरी। ठीक है, D6 कैटायन है, विल स्पिन है, ऑक्टाहेड्रल एनर्जी जो है वो पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा होती है, इसलिए पेयरिंग हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन T2G के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। क्रिस्टल फील्ड एनर्जी जो है 2/5 ऑक्टाहेड्रल, 6 × 6 2p + 2p, ये 2 पेयरिंग है, तो 2/5 × ऑक्टाहेड्रल एनर्जी, तो वो 24 को जिससे 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 12/5 ऑक्टाहेड्रल एनर्जी आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असर्शन वाला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन, असर्शन पोटेशियम फेरोसाइनाइड इज डायमैग्नेटिक वेयर एज पोटेशियम फेरीसाइनाइड इज पैरामैग्नेटिक। रीजन बता सकते हो? उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, उसमें नहीं होगा। पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक क्या होते हैं, इसका रीजन पता है सबको? सर पैरामैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, डायमैग्नेटिक में सारे पेयर्ड होते हैं। सारे पेयर्ड होते हैं, बस सीधी सी बात है। तो यहाँ पर आपको फेरोमैग्नेटिक का मतलब है और फेरी मैग्नेटिक। तो फेरो क्या होता है भाई, यानी आयरन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, +2, +2 और फेरीसाइनाइड में आयरन की ऑक्सीजन स्टेट +3। बस, यानी एक इलेक्ट्रॉन का हेर फेर है, एक में पेयरिंग होती है, एक में नहीं होती है। ठीक है, अब नीचे रीजन रहेगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन फेरोसाइनाइड आयन इज ग्रेटर देन द फेरीसाइनाइड आयन। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी किसी की ज्यादा हो सकती है, बिल्कुल ज्यादा या कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर कर सकता है और नहीं भी कर सकता, है ना। अब देखो ऑप्शन क्या दे रहा है वो, इफ बोथ द असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। करेक्ट तो नहीं है एक्सप्लेनेशन, वो तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है, एनर्जी ज्यादा या कम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यस, क्लियर है ये? बी ऑप्शन होगा। सुनिए बेटा, ठीक है, तो यानी कि ए ऑप्शन तो हो गया गलत। क्लियर है, ये गलत है। अब आगे देखिए नेक्स्ट, इफ द बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, बिल्कुल ये बात सही है। जो रीजन है
वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। ये बात समझ में आ गई? यस सर। सर नेक्स्ट देखिए, इफ द असर्शन इज करेक्ट बट द रीजन इज इनकरेक्ट, रीजन इनकरेक्ट है, ये भी सही है ना? रीजन करेक्ट नहीं है, रीजन मतलब ग्रेटर या लेस होने से एनर्जी उसका डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये बोल रहा है रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है और ये क्या बोलते हैं रीजन ही करेक्ट नहीं है। दोनों एक जैसी सी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही होने चाहिए। इफ बोथ असर्शन आर करेक्ट रीजन इज इनकरेक्ट, बोथ द असर्शन एंड द रीजन आर इनकरेक्ट, नहीं दोनों तो नहीं है। क्लियर है? सबको समझ में आ गया? यस तो इसका ऑप्शन बी और सी दोनों होने चाहिए। इन्होंने सिर्फ सी दिया है बट बी भी राइट होना चाहिए। सर क्लियर पर है? बी में तो रीजन करेक्ट होगा, बी में तो रीजन करेक्ट दे रखा है ना। रीजन आर यस सर, बी में रीजन को भी करेक्ट बताया। ठीक है, रीजन क्या इनकरेक्ट है क्या? क्रिस्टल स्प्लिटिंग ऑफ sir. फेरोसाइनाइड हैज फेरोसाइनाइड में तो कम एनर्जी होती है। यस सर, इसमें ठीक है क्रिस्टल हाँ। फील्ड फेरिसाइनाइड की ज्यादा होगी ना, जिसका उल्टा चार्ज होगा, उल्टा, यस उल्टा होगा, है ना? उल्टा होगा, इसलिए बी गलत है। बिल्कुल सही है, सही है। क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस हो गए खत्म। अब बात आती है क्रिस्टल स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल की बात करेंगे। बहुत से बच्चों ने टेट्राहेड्रल पढ़ रखा होगा, मैं आपको सीधा करेक्ट कर देता हूँ। जिन्होंने पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, हमारे स्टूडेंट जिन्होंने नहीं पढ़ा, 5 ऑर्बिटल थे, होना वही है। अब वो भी 2 में स्प्लिट होंगे, लेकिन ऊपर हो जाएंगे 3 और नीचे हो जाएंगे 2। यस क्लियर है? सर उल्टा फ्लिप हो जाएगा ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग टेट्राहेड्रल में। और एक नई बात, पहले नाम थे इनके T2G और EG, नाम तो वही रहेंगे, इसका नाम EG, इसका नाम T2G, है ना? लेकिन ये जो G है, ये G नहीं लगेगा, G नहीं लगेगा। T2 एंड E G नहीं लगेगा। ऑक्टाहेड्रल में G लगाते हैं, ऑक्टाहेड्रल को रिस्पेक्ट चाहिए, टेट्राहेड्रल बिना रिस्पेक्ट के चलता है, आप ऐसा याद कर सकते हैं। क्लियर है? G नहीं लगेगा। जीरेड एंड अनजीरेड ऑर्बिटल्स होते हैं, जीरेड एंड अनजीरेड, जो सिमेट्रिकल होते हैं जीरेड होते हैं, जो अनसिमेट्रिकल होते हैं वो अनजीरेड होते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे, नो वरी अबाउट दिस। जस्ट थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी है कि जीरेड और अनजीरेड की वजह से G लगता है और G नहीं लगता। टेट्राहेड्रल अनजीरेड होते हैं और ऑक्टाहेड्रल जीरेड होते हैं। याद करने का तरीका आप अपने तरफ से कैसे भी बना सकते हो, मैं याद रखता हूँ कि ऑक्टाहेड्रल को रिस्पेक्ट चाहिए। अष्टफलक डायमंड जैसा दिखता है भाई, है ना? टेट्राहेड्रल ये भी डायमंड जैसा दिखता है, लेकिन ये इसमें 4 ही फलक हैं, 4 ही फेस होते हैं, तो इसलिए इसको रिस्पेक्ट की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर E के साथ G नहीं लगेगा, T2 के साथ G नहीं लगेगा, T2 ऊपर हो जाएगा, EG नीचे हो जाएगा, G दोनों को हटा दो, T2 एंड E। यस क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ये है टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग। एनर्जीज वही रहेंगी, नीचे वाली और ऊपर वाली, फर्क कुछ नहीं आएगा, बस एनर्जीज की वैल्यू वही रहेगी। इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 0.6 माइनस की, पहले प्लस, ये 0.4 आ जाएगी, ये प्लस 0.4। बस क्लियर है? यस सर बस इतना ही है, समझ लो कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी में इतना ही है। तो आगे बढ़ते हैं बेटा। तो यहाँ इन्होंने फिर इसके बारे में कुछ बता रखा है, हम उसी को अब जरा सर्च आउट करते हैं, ठीक है? तो देखिए जरा, रिलेशन ऑफ टेट्राहेड्रल विद क्यूब, टेट्राहेड्रल और क्यूब। ये टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर मैंने शायद आप लोगों को बताया होगा। एक क्यूब लो, ठीक है? क्यूब के एक कोने में, ये ध्यान देना आप, क्यूब, ये क्यूब है, क्यूब के सेंटर के अंदर मान लो एक रूम है, रूम के बिल्कुल बीचों बीच में आपने एक बॉल रख दी, और फिर उसके बाद जो कॉर्नर्स है ना, एक इस किनारे पर बॉल रखी है, दूसरा किनारा खाली छोड़ दिया, फिर नेक्स्ट किनारे पर बॉल है, फिर एक किनारा खाली छोड़ा, फिर नेक्स्ट किनारे पर बॉल है, फिर एक किनारा खाली छोड़ा, फिर नेक्स्ट, मतलब अल्टरनेट में एक छोड़कर एक किनारे पर बॉल रख दी। ये आपका परफेक्ट टेट्राहेड्रल ऐसा होता है। समझ में आया? परफेक्ट टेट्राहेड्रल ऐसा होता है। ये बात पता है सभी को? पता थी पहले क्या? ये परफेक्ट टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर एक्चुअल में ऐसा होता है। अब जरा बताओ, ये सेंटर से किसी भी कॉर्नर के ऊपर अगर आप लेंथ लेके जाओगे तो क्या उस लेंथ की लंबाई, यानी बॉन्ड की लंबाई कम ज्यादा हो जाएगी सेंटर से दूसरे बॉन्ड की या तीसरे बॉन्ड की या चौथे? नो सर, सबकी बराबर रहेगी, पहली सबकी सेम ही रहेगी, है ना? हाँ बिल्कुल। दूसरी चीज देखिए, क्या इनका बॉन्ड एंगल बदल सकता है? बॉन्ड एंगल भी सेम रहेगा। कैसे? अगर मैं यहां पर, अब देखो कलर बदल रहा हूं, इसको रेड वाला और ये रेड, इन दोनों के बीच का एंगल जानना चाहता हूं, तो एंगल कितना आएगा जरा ध्यान देना। मैं अगर इस 109। देखिए जरा, इस डायगोनल को ऐसे मिला दूं तो ये डायगोनल क्या है?
रूम में नीचे जो फर्श होता है हमारा, फर्श का डायगोनल है ना, फर्श का Yes, sir. डायगोनल और सेंटर से मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूं और इस ट्रायंगल का एक एंगल लूंगा, बिल्कुल सही है। तो यहां से हम एक एंगल निकाल लेंगे। अब जरा मान लो कि मैं इसका, यही इसको रेड किया मैंने और इस वाले को रेड किया, ध्यान देना इस वाले को, और ये क्यूब है, क्यूबॉइड नहीं है। तो इन दोनों के बीच के का अगर एंगल निकालना चाहूं तो ये देखो इन दोनों को ऐसे मिलाएंगे तो ये भी एक रूम का, एक दीवार का क्या बन रहा है, डायगोनल बन रहा है। और इस डायगोनल और ये जो ट्रायंगल बनेगा इनके बीच में, इसका एंगल भी, ये वाला एंगल इन दोनों का सेम आएगा। यस बेटा, ये वाला क्लियर है? जो नीचे वाले का एंगल आ रहा था वही एंगल इसका आ रहा है। अब अगर मैं इस एटम को ले रहा हूं और इस एटम को ले रहा हूं तो ये साइड वाली दीवार से एक डायगोनल बनाएगा और उस डायगोनल के सेंटर में एक एटम है जिसका सेंटर का एंगल भी उतना ही होगा। यानी कोई भी दो एटम उठा लो अपनी मर्जी से, अगर उन दोनों को सेंटर के एटम के साथ में उसका एंगल चेक करोगे तो वो डायगोनल से बनने वाला एंगल ही बनेगा। किसी न किसी दीवार का डायगोनल बनेगा, फर्श का, छत का, या चारों साइडों, चारों दीवारों में से किसी का डायगोनल बनेगा और उस डायगोनल से सेंटर में जो ट्रायंगल बन रहा है उस ट्रायंगल के साथ उसका एंगल बनेगा। तो क्योंकि ये क्यूब है, क्यूब की सारी साइडें बराबर होती हैं तो उसके सारे डायगोनल भी बराबर होते हैं। सारे डायगोनल बराबर और उनको सेंटर से जोड़ रहे हैं तो जो ट्रायंगल का एंगल आएगा हर बार सेम आएगा। यस, क्लियर है? इसलिए टेट्राहेड्रल एंगल, किसी भी बॉन्ड का किसी भी तरह से कोई भी एंगल चेक करो सारे सेम होते हैं। उसका रीजन ये है, यहां से आप उस रीजन को ढूंढ सकते हैं। यस, क्लियर है बेटा सबको? यस सर। हाँ, इसने बस उसको मिला के दिखाया और कुछ नहीं किया। टेट्राहेड्रल कुछ ऐसा बनता है, हम उसको कैसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं। ट्रायंगल तो ये दिखा दिया हमने, मतलब तीन चीजें तो ऐसे फैन के पंख के जैसे दिखा दी। और एक एंगल क्या करते हैं, सेंटर, ये है सेंटर, सेंटर में नहीं दिखाते, सेंटर से या तो इस तरफ और थोड़ा सा बाहर, इन दोनों से थोड़ा सा बाहर, या फिर इस तरफ, इन दोनों से थोड़ा सा बाहर, दोनों में से किसी भी तरफ ले आओ, ऐसे दिखाते हैं टेट्राहेड्रल को। यहाँ पर मान लो मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, ठीक है, और यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, बीच में कार्बन, तो ये बन गया टेट्राहेड्रल। दिखाने का तरीका है ये, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता है। ये समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल आपको दिखाना आना चाहिए भी। अब मुझे लगता है कि ये परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है टेट्राहेड्रल के लिए। अब दूसरी बात करते हैं, ये ना उल्टा वी और सीधे वी के जैसा भी होता है, उल्टा वी और सीधा वी। अब कोई बता सकता है मुझे उल्टा वी और सीधा वी कैसा दिखता है? चलो मैं आप लोगों को वो डायग्राम दिखाता हूँ, ठीक है? ध्यान देना, टेट्राहेड्रल का डायग्राम दिखा रहा हूँ। बहुत से बच्चों को इसका थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, आज हम उस कंफ्यूजन को दूर करेंगे। तो मेरे पास एक डायग्राम है, ठीक है, मैं अपना जो बैकग्राउंड है उसको मैं हटा देता हूं एक बार, ताकि आपको डायग्राम थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए जरा टेट्राहेड्रल एक्चुअल में कैसा दिखता है, अब वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए जरा टेट्राहेड्रल, ये मेरे पास टेट्राहेड्रल एक बॉन्ड है, दिख रहा है सभी को? यस यस मैंने एक एटम को पकड़ लिया, नीचे क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, बन रहा है ट्रायंगल। यस ये तीन एटम है, बिल्कुल ट्रायंगल के जैसे तीन एटम रहेंगे, ठीक है, और ऊपर एक हुक रहेगा। अब इसको दिखाते कैसे हैं, अब देखिए जरा, आपको ये दोनों लेग दिखाई दे रही होंगी जो मैंने फिंगर से पकड़ रखी है, और तीसरी लेग जो है ये देखिए आपकी तरफ है। थोड़ा सा मैं इसको ऐसे मोड़ के और नीचे की तरफ दिखाते हैं इसे, थोड़ा सा ऐसे दिखाने का तरीका है इसे 3D में, जो हमने अभी बनाया था। क्लियर है? ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ये कैसा होता है, अब जरा इसकी असली सच्चाई। वो तो डब्बे के अंदर तो आपने इमेजिन कर लिया होगा कि डब्बे में एक कॉर्नर को छोड़ के दूसरे पे एटम, फिर दूसरे को छोड़ के अल्टरनेट पर एटम चलते हैं। अब ये जरा ध्यान से देखना इसको, किसी भी एटम को देखो, आप किसी को भी पकड़ लो, ये लो इसको पकड़ रहे हो, नीचे ट्रायंगल बन रहा है। क्लियर है? किसी को भी पकड़ लो, इसको पकड़ लो, नीचे ट्रायंगल बन रहा है, इसको पकड़ लो, नीचे ट्रायंगल बन रहा है। किसी भी, चारों तरफ से सेम होता है ये, चारों तरफ से। क्लियर है बेटा? सर। यस। किसी एक एटम को पकड़ोगे तो नीचे की तरफ अपने आप ऐसे ऐसे अपने आप नीचे ट्रायंगल बन जाएगा। अब दूसरा देखो, इसका दूसरा तरीका देखने का, ये देखो मेरे हाथ में वी बन रहा है, यस और नॉट? यस सर। ब्लैक वाले एटम से मेरे हाथ में वी बन रहा है। अब ऊपर देखना जरा, ऊपर वाले को मैं ऐसे कर रहा हूँ, ये भी तो उल्टा वी है ना, देखो ऐसे घुमा रहा हूँ, देखो ध्यान से, ये मैं रोटेट कर रहा हूँ, ये उल्टा वी बन रहा है, जस्ट अपोजिट टू इट, वी और उल्टा वी। सर। सबको समझ में आ गया, वी और उल्टा वी? यस सर। यस सर। आप लोग जो ऑर्गेनिक में आपने सीखा था पिछले साल +1 में, ऐसे वाला ऐसे 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 सीखा था, सीखा था ये? यस सर।
CH3 CH3 CH2 CH2, तो ये दो H Yes, होते sir. हैं। तो देखना ये बन रहा है V और ये दो H हम ऐसे दिखाते हैं, अगर यहाँ H दिखाने हैं तो ऐसे दिखाते हैं, ये उल्टा V एंड उल्टा V। समझ में आया कि ऐसा क्यों होता है? अभी आपको रीजन Yes, समझ sir. में आया होगा कि ये ऐसा क्यों बनाते हैं, ये ऐसे ऐसे जिग जैग लाइन, क्योंकि वो V बना रही है और हाइड्रोजन कैसे जुड़े हैं? उल्टे V की तरह। बात खत्म। तो दो को दिखा दिया, दो को नहीं दिखाया। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा एक V है मेरे पास नीचे फिंगर्स में और दूसरा V देखो देखो ऊपर है, दूसरा V ये ऊपर है। अगर मैं इसको ऐसे घुमाता हूं तो दूसरा V आपको नजर आएगा। एक दूसरे के अपोजिट में होते हैं ये V। क्लियर है बेटा सभी को? Yes, sir. टेट्राहेड्रल समझ में आ गया? अब ये टेट्राहेड्रल क्यों बोलते हैं? चतुष्फलक, चार हैं जिसके फेस। तो देखो ये जो है मैंने एक हाथ से ये ट्रायंगल को फेस कर लिया, ट्रायंगल। अब ये तो ट्रायंगल हो गया, तीन फिंगर से चलो मैंने इसको फेस कर लिया। अब दूसरा ट्रायंगल इस सेम फिंगर के साथ और इस वाली इस अंगूठे के साथ, ऊपर वाली फिंगर के साथ और ये वाला, ये दूसरा फेस हो गया। मतलब दो फेस मैंने कवर कर लिए। अब आपकी साइड में एक फेस बन रहा है तीसरा फेस, और एक नीचे बन रहा है ट्रायंगुलर फेस। तो अगर मैं इसको ट्रायंगल बना के गत्ता लगाता हूं, यहाँ पे एक गत्ता यहां लग गया, एक गत्ता इस तरफ लग गया, है ना, एक गत्ता आपकी तरफ लगेगा ऐसे इधर, और एक गत्ता नीचे लगेगा ट्रायंगल वाला, और ये डब्बा सा बन जाएगा, बंद बंद डब्बा। क्लियर है? तो इसके चार फेस होते हैं, ट्राइंगुलर फेस होते हैं चार, इसलिए से चतुष्फलक कहते हैं। टेट्रा चार, हेड्रल फेस जिसके चार फेस हैं, ओक्टाहेड्रल जिसके 8 फेस हैं। ओक्टाहेड्रल कितने एटम होते हैं टोटल? 7 एटम, 6 जुड़ते हैं, एक सेंटर एटम। ओक्टाहेड्रल एटम तो 7 हैं लेकिन उसके फेस 8 बनते हैं। इसमें एटम 5 हैं, फेस 4 बन रहे हैं। चतुष्फलक हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में टेट्राहेड्रल। यस गाइस, क्लियर है बेटा सबको ये? ठीक है, तो चलिए, तो अब आपको टेट्राहेड्रल क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जनरली मोस्ट ऑफ द गाइस जो है ना उनको टेट्राहेड्रल ही क्लियर नहीं होता, उन्हें समझ में नहीं आता इसको ऐसा बनाते क्यों। मुझे लग रहा है कि अब आपको अच्छे से आ गया होगा। यस, किसी को अभी भी डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है। अब टेट्राहेड्रल के बारे में दोबारा आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये वाला डायग्राम तो आपकी स्क्रीन के सामने है, ये तो आप बनाना है ही आपको, है ना। इसको जरूर बना के देखना, और उल्टा वी और सीधा वी उसे याद रखिएगा, टेट्राहेड्रल हमेशा कवर हो जाएगा। अब देखते हैं भाई, इफ alternate corner of the cube are joined tetrahedral will be obtained। तो ये तो उसने बता रखा है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इन ए क्यूब, दैट्स इट। अब आगे देखिए, ओरिएंटेशन ऑफ डी ऑर्बिटल रिलेटिव टू ए क्यूब, क्यूब के रिलेटिव में डी ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन। तो भाई डी ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन कैसी होती है क्यूब के रिलेटिव में? तो यहाँ देखो डी एक्स जेड, एक्स और जेड का मतलब एक्स और जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इन दोनों एक्सिस के बीच में कहीं होता है ये ऑर्बिटल। यस, ये जो लोब है इन दोनों एक्सिस के बीच में है, एक्स और जेड के। समझ में आया? यस सर। और दूसरा वाई जेड है, मतलब वाई ये रहा और जेड ये रहा, वाई और जेड के बीच में, ये वाई और जेड के बीच में ऑर्बिटल होता है, वाई और जेड के बीच में। एक्स एक्सिस को भूल जाओ, ये है ही नहीं, यूं सोचो, है ना। फिर नेक्स्ट वाले में एक्स और वाई के ऑर्बिटल, और एक्स और वाई, तो जेड तो ऊपर है, एक्स और वाई के बीच में, ऊपर नहीं होता, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में होते हैं चार लोग। तो इस तरह से ये क्या होते हैं? डी ऑर्बिटल्स के लोब्स होते हैं। अब आगे देखिए, डी जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर जेड एक्सिस के ऊपर होता है, प्लस एक रिंग होती है उसके चारों तरफ, जैसे सैटर्न है ना, शनि ग्रह जो है, शनि प्लैनेट, उसके चारों तरफ एक रिंग है, छल्ला, पता है सभी को? यस सर। इसमें भी होता है। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर ये छल्ला, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, बिल्कुल, तो उनको लगता है ये कैसे पॉसिबल है, ये अजीब सा स्ट्रक्चर नहीं है। तो शनि के चारों तरफ इतना रिंग जब दिखाई दे रहा है, अच्छा फोटोएं भी है उसकी, ये चलो दिखता नहीं है, मान सकते हैं, बट ये भी हो सकता है, इट इज ऑल्सो। ठीक है, आशीष झा बोल रहा है सर आप हिंदी मीडियम को पढ़ा चुके हो? नहीं बेटा, मैंने कभी हिंदी मीडियम को नहीं पढ़ाया, लेकिन मैं खुद हिंदी मीडियम से था, 10th क्लास मैंने हिंदी मीडियम से पास किया, उसके बाद में +1-2 से इंग्लिश ही पढ़ रहा हूं, लेकिन मैंने कुछ चीजों को थोड़ा सा ना मतलब करेक्ट करने की कोशिश की, जैसे ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ये चीजें ज्यादातर टीचर्स ना ऑक्टा और टेट्रा का मीनिंग नहीं बता पाते कि यार ऑक्टा मतलब 8 होता है, इसमें 8 तो कुछ भी नहीं है, एटम 7 है ना। अरे कोई दिक्कत नहीं है, 10 दिन का खेल है इंग्लिश, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना रोज दिल लगा के पढ़ लो, मीनिंग हिंदी में लिख लो। मैंने कैसे पढ़ा था बता देता हूँ, मैं हिंदी में मीनिंग लिखा करता था, डिक्शनरी थी मेरे पास, वो पेज वाली डिक्शनरी, छोटी सी पॉकेट डिक्शनरी टाइप में, फोन नहीं थे उस टाइम जब हम पढ़ते थे,
तो इंग्लिश में लिखी हुई लाइन को पहले पढ़ो, जो वर्ड का मीनिंग नहीं आता उस वर्ड का मीनिंग लिखा, डिक्शनरी से ढूंढ के मीनिंग लिखा हिंदी में, बुक के ऊपर पेन से मीनिंग लिखने के बाद फिर दोबारा लाइन को पढ़ो, फिर उसका मतलब समझो, फिर मीनिंग समझ में आने के बाद में फिर सोचो कि ये क्या लिखा हुआ है। इतना टाइम लगता था एक लाइन को पढ़ने में, और मैंने कभी ट्यूशन नहीं रखा, मैं बता रहा हूँ, एक दिन भी मैं कहीं ट्यूशन नहीं गया। मैंने बच्चों को बहुत पढ़ाया, खुद कभी किसी ट्यूशन से किसी टीचर से नहीं पढ़ा। 10th तक भी नहीं था, 10th के बाद भी नहीं था। जनरली 10th तक बिना ट्यूशन के चल जाता है, मोस्ट ऑफ द गाइज बिना ट्यूशन के पढ़ लेते, बट 10th के बाद नहीं पढ़ पाते बच्चे। ये बात समझ में आई बेटा सबको? यस सर। तो याद रखिए, आप भी ऐसा कर सकते हैं। हमारे टाइम में तो हमें बहुत जोर लगा था बेटा, लेकिन आपके टाइम में आपको इतना जोर नहीं लगेगा, समझ गए ना? मतलब आपको इतनी टेंशन नहीं लेनी है, इतना जरूरत नहीं होती, ठीक है? क्योंकि आपके पास तो मोबाइल है, 1 मिनट में आंसर देख लोगे, 1 मिनट में मीनिंग देख लोगे। दूसरी चीज, आपको हम पढ़ाने के लिए बैठे हैं, मीनिंग जो बता रहा हूँ बुक्स में भी ऐसे लिखा होता है, इंग्लिश में लिखा होता है, उसे पढ़ने में स्ट्रेस होता है। टीचर बता देता है 2 मिनट में, बुक में पढ़ोगे 10 मिनट लग जाएंगे, 5 गुना टाइम वेस्ट होता है, 5 गुना एक ही चीज को समझने में। क्योंकि वहां तो आप इस चीज को पहले पढ़ोगे। आप, मैंने तो ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग डायरेक्ट बता दी, ये ओरिएंटेशन बता रहा है पहले, फिर कुछ और बताएगा, लास्ट में काम की बात बताएगा। मैंने काम की बात बता दी, अब इसको थोड़ा रफ आइडिया ले रहे हैं कि कैसे कैसे होता है। तो इस वजह से टीचर यूं कह सकते हैं, टाइम को रिड्यूस करने की मशीन है टीचर, बस इतना समझ लीजिए। करना तो आपको ही पड़ेगा, याद तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना? मेरे करवाने से नहीं होगा, है ना? चलिए अब देखिए स्प्लिटिंग पढ़ते हैं इसी के अंदर बेटा। तो स्प्लिटिंग इन टेट्राड, तो ये आ गया। फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कौन सा ऑर्बिटल होता है? जो एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर है। देखिए ये वाई एक्सिस के बिल्कुल ऊपर है, एक्स एक्सिस के बिल्कुल ऊपर है, ये समझ में आ रहा? ऊपर है। और वो क्या थे? एक्स और वाई या एक्स और जेड के बीच में कहीं थे, ऊपर नहीं है किसी भी एक्सिस में यहाँ पे। क्लियर है ना बेटा सबको? ये पांचों डी ऑर्बिटल दिखा रखे हैं बॉक्स के अंदर, क्यूब के अंदर इनकी ओरिएंटेशन कैसे कैसे होती है। तो क्यूब में ये तो ऐसे होता है लेफ्ट राइट, ठीक है, वाई जेड। ये कैसे होता है? ये भाई कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, इधर। और ये कैसे होता है? ये भी अब आप ऐसे देख सकते हैं। तो सबका ओरिएंटेशन, इसका इन सबका ओरिएंटेशन आप थोड़ा इमेजिन कर लीजिए, 3D में मैं यहाँ शो नहीं कर सकता हूँ, ठीक है? और ये वाला भी इमेजिन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए स्प्लिटिंग ऑफ टेट्राहेड्रल। तो यहाँ T2G कंसाइज एग्जैक्टली विद आइदर EG और T2G ऑर्बिटल के अंदर ये ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे डायरेक्शन अप्रोच टू द लिगेंड्स डज नॉट कंसाइज, ये एग्जैक्टली सेम नहीं होती है डायरेक्शन, ठीक है? ये इसने बोला। T2 ऑर्बिटल, G हटा दिया, याद है? T2G, G नहीं लगता, टेट्राहेड्रल को कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। Nearer to the ligand approach direction raised in the energy of the crystal field energy example, इसकी एनर्जी बढ़ जाती है x y y z z x की। पहले इसकी एनर्जी डाउन थी, अब इसकी एनर्जी बढ़ गई T2 की, समझ गए? यस सर। यानी ये लीगेंड्स के सामने अड़ जाते हैं। ये जब लीगेंड अप्रोच करता है ना, तो लीगेंड जिस डायरेक्शन में अप्रोच कर रहा है उसी डायरेक्शन में ऑर्बिटल सामने आ गए, लगभग सामने, जिसकी वजह से इनकी एनर्जी, इन तीनों की एनर्जी बढ़ गई। और ये दोनों क्या होते हैं? लीगेंड इधर से आ रहा है, ये भाई साहब ऊपर नीचे है। लीगेंड ऊपर से आ रहा है, ये भाई साहब प्लेन में है। तो यानी कि लीगेंड इसको कोई तकलीफ नहीं देगा, ऑर्बिटल को नहीं देगा तकलीफ। तो इसका मतलब इन दोनों की एनर्जी कम हो जाएगी और ये तकलीफ देंगे हमारे लीगेंड को, आने वाले को, तो इसलिए एनर्जी सिस्टम की बढ़ा देंगे। तो T2 की एनर्जी बढ़ गई और E की एनर्जी कम हो गई। तो यहाँ रेज एनर्जी इन द क्रिस्टल फील्ड लिगेंड, तो इसकी एनर्जी कम हो ज्यादा हो जाती है। और एग्जांपल है DXY YZ ZX। यस, क्लियर है बेटा सभी को? यस सर। यस सर। चलिए तो फिर यहाँ पर ये स्प्लिटिंग है E ऑर्बिटल्स। अब EG की जगह पर G हटा दिया, इसका भी। ऑलवेज फ्रॉम द लिगेंड अप्रोच डायरेक्शन, ये ऑल अवे फ्रॉम, सॉरी, अवे होते हैं हमेशा लिगेंड की अप्रोच वाली डायरेक्शन से, दूर होते हैं ये। एनर्जी रेज बट लोअर देन T2, T2 से कम रेज होती है, मतलब डाउन हो जाती है कुल मिला के, ठीक है? एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। वो डाउन का मतलब, रेज का मतलब क्या है ये देखिए जरा। पहले एनर्जी थी ये, जब लीगेंड कोई नहीं था तो एनर्जी ये थी। जब लीगेंड आना शुरू हुआ तो 5 की एनर्जी बढ़ गई, फिर उसके बाद 3 की और बढ़ गई, 2 की थोड़ी सी कम हो गई, लेकिन पहले से ज्यादा है। ये समझ में आया? पहले से ज्यादा है, इसलिए इसने ऐसा लिखा कि एनर्जी बढ़ जाएगी। गलत नहीं लिखा हुआ, कहीं आप इसको कहोगे एनर्जी तो घटती है इसकी, तो नहीं, इसकी एनर्जी बढ़ रही है। किससे? अपने पहले वाले रूप से तो बढ़ गई। यस बेटा, क्लियर है सभी को? यस आप जनरली याद रख सकते हैं कि घट गई, नो वरी, लेकिन एक्चुअल में लोअर लेवल से, जब सबसे शुरू में अकेला एटम बैठा था, कोई तकलीफ नहीं थी, तो उसकी एनर्जी कम थी। जब लीगेंड आया उसके साथ जुड़ने के लिए, है ना, हमारे घर हमारा दोस्त आता है तो हम एक्साइट होते हैं, हम पड़े होते हैं लेजी होके, पता है ना सभी को, सभी लेजी होके बेड पर पड़े होते हैं।
जब दोस्त आता है तो एकदम से एनर्जी आती है, मम्मी भी कहती है हाँ हाँ अब तो तू उठ ही जाएगा, अब तो तू बाहर भी चला जाएगा, पहले तो सब कुछ ही खत्म हो रहा था तेरा, है ना। सुना होगा सभी ने, सभी को ऐसी डांट पड़ती है, मेरे को पड़ती है। नहीं सर ऐसी बात नहीं, हमें जाना पड़ता है दोस्त के घर। नहीं पढ़ते सर, मम्मी बोलती है चले जाओ इनके संग, कम से कम हाँ, थोड़ी देर तो बाहर घूमोगे। पीछा छोड़ो, है ना। ये भी सही है। चलो जैसे भी है, तो जनरली मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं थोड़ा सा लेजी होके पड़ा रहता हूँ कई बार, कभी कभी, नॉट ऑलवेज। तो उस दिन मम्मी डांटती है कि तू आलसी, खड़ा हो जा, नहा ले, ये वो। जिस दिन थोड़ा सा मूड होता है ना कि कभी कभी एनर्जी सिस्टम की डाउन होती है, सबकी होती है वो, तो मेरा दिल करता है नहीं आज कुछ नहीं करूंगा, मैं लेट नहाऊंगा, ये वो, जैसे संडे वनडे का दिन होता है। तो उस दिन अगर कोई फ्रेंड आ जाए तो फिर मैं वैसे तो पड़ा हुआ हूँ, सोने की एक्टिंग टाइप में बस लेटा हुआ हूँ लेजी टाइप में, ठीक है, अभी मेरे को आज छेड़ो मत, मेरे को नींद पूरी करने दो। लेकिन जैसे ही कोई दोस्त आता है मैं खड़ा हो जाता हूँ, आराम से बैठ जाता हूँ, उसके लिए पानी वानी लेके आता हूँ। मम्मी फिर कहती है हाँ हाँ अब तो तू उठ जाएगा, सारे काम भी कर लेगा, पहले तो तेरे को कुछ कहो तो तू ये कह रहा था मेरी तो नींद पूरी होने दो, अब तो होगी तेरी नींद पूरी, है ना। ऐसा होता है। यस सर। तो लाइक दैट, नॉट फॉर एवरीवन, सबके घर में अलग अलग वो है। तो मम्मी को बहाना चाहिए होता है कुछ ना कुछ कहने के लिए ना, तो मम्मी बहाना लगाते रहते हैं, तो वैसा कुछ। यार हमारे मदर है भाई, कुछ भी कह एक्चुअली मैं सकते हैं। जाता नहीं ना घर से, इसलिए निकलता नहीं रहता, इसलिए बोलती हूँ। ठीक है, हाँ सबका अलग अलग के दोस्त की हाल से खुद ही नहीं आते, मुझे ही जाना पड़ता है। चलो सही है। ठीक है जैसा भी है। तो देखिए सबका अलग अलग सिस्टम है, अभी थोड़े और बड़े हो गए तो सिस्टम और बदलेगा, ठीक है, सबका सिस्टम अलग अलग होता है बेटा। आगे देखते हैं चलिए। डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल, तो टेट्राहेड्रल के लिए डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग ये मैं बता चुका हूँ, T2 ऊपर हो जाता है, E नीचे आ जाता है, और ये देखिए 2/5 3/5, 2/5 कितना होता है भाई बताया हुआ, 2/5 100 से मल्टीप्लाई करके 0.4 0.4 0.4, ठीक है, और ये कितना आएगा 3/5 0.6 0.6, वही है, ये थोड़ा माइनस रहेगी, ये प्लस रहेगा, बस इतना ही फर्क है, ठीक है। क्लियर है सभी को? यस सर आ गए। और इसे डेल्टा टी बोलते हैं, डेल्टा टी, टी नीचे आएगा, सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट मतलब पैरों में लगेगा। यस क्लियर है ना? यस सर आ गए। अब आगे देखिए, tetrahedral crystal field splitting d orbital again split into two groups with the energy different T2 delta T, the lower energy d z square d x square minus y square, higher energy वो यही चीज बता रही है और कुछ नहीं, opposite to the octahedral, opposite to the octahedral case। अब देखो ये यहाँ पर लिखा है इसने छोटी सी लाइन, और मैंने आपको सबसे शुरू में बता दिया कि इसका उल्टा कर दो, बस बात कुछ नहीं, बात ही खत्म। क्लियर है? अब देखिए इन्होंने एक डायग्राम भी दिखा रखा है, यहाँ पे 5 ऑर्बिटल हैं सेम एनर्जी के, फिर उसके बाद में एनर्जी बढ़ गई, उसके बाद एक की एनर्जी और बढ़ गई और इसकी एनर्जी कम होगी। लेकिन देखो नीचे वाली अगर ये लाइन मिलाता हूँ तो ये इससे तो बढ़ी गई, मतलब T2 हो या E हो, एनर्जी सबकी बढ़ती है, उनके ग्राउंड स्टेट से तो सबकी बढ़ती है, फ्री एटम से तो सबकी एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे ही कोई दोस्त आता है तो एनर्जी सिस्टम की बढ़ जाती है, और पहले आलसी थे अब सारे के सारे एक्टिव हो जाते हैं। दैट इज इट। क्लियर है बेटा सभी को? यस सर। वाई जी सब्सक्रिप्ट नॉट यूज्ड, अब ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको पहले ही बताया, जी क्यों नहीं यूज करते? द जी सब्सक्रिप्ट यूज फॉर द ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस दैट हैव सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब कोई मेरे को सेंटर ऑफ सिमेट्री बताएगा क्या होती है? सर जिसको हम सेंटर से डिवाइड करेंगे तो वो दोनों लेफ्ट राइट में बढ़ के इक्वल होगा, सेम भी होगा। ठीक है, कुछ कुछ ठीक है, कोई एग्जैक्ट और बता सकता, थोड़ा और डीप? प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन अलग चीज है बेटा, ना 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 ना, प्लेन नहीं। मतलब उनके जितने, मतलब जितना भी लेफ्ट साइड में एनर्जी होती है उतनी राइट साइड में होती है, ऑर्बिटल्स भी सिमेट्रिकली डिवाइडेड होते हैं, ऐसा कुछ। लेफ्ट राइट कुछ कुछ नियर हो, जो मैं सुनना चाहता हूँ कुछ कुछ ऊपर और नियर। नीचे एनर्जी सेम हो। के सामने मतलब मिरर के सामने रखें तो इक्वल आएगा, मतलब मिरर के के सामने रखें रखे तो क्या 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 दोबारा बोलना, ये कुछ ठीक था। मिरर के सामने रखेंगे तो वो सेम मतलब जो पहले है वैसे ही आ जाए, और उसे उसके ऊपर रखेंगे मतलब उसकी इमेज को, तो वो सेम उसी की जगह पे आ जाए। हाँ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, चलो ठीक है, लगभग सुपर ठीक है। इम्पॉसिबल ना हो। हाँ चलो कोई बात नहीं, ठीक है, वो सुपर इम्पॉसिबल वाला वैसा नहीं है बेटा, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ, ये मेधा, ये आप क्या लिख रहे हो बेटा? ये 2000 समथिंग समथिंग, सॉरी बाय मिस्टेक, ये चेष्टा फिर से लिख रही है 2017 सर तो अटेंडेंस लगा, ये टाइम हो गया ना 9:15। अच्छा अटेंडेंस, क्या अटेंडेंस शीट मेरे पास नहीं थी, चलो मैं अटेंडेंस कोई बात नहीं, सबका कल से देखता हूँ मैं उसको। अब देखिए जरा यहाँ पर मैं जो बता रहा हूँ उसको जरा ध्यान से सुनिएगा,
क्या होती है सेंटर ऑफ सिमेट्री। यहां पर हूं मैं, ये है सेंटर किसी चीज का, सेंटर से मैं लेफ्ट में चला, यहां पर मुझे कोई एटम मिला, ए एटम, फिर मैं उसके बिल्कुल अपोजिट राइट में चला, उतनी ही दूर चला, उसी एंगल पर चला, और वहां पर भी अगर मुझे ए मिले, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसका मतलब इसे काटा जा सकता है सेंटर से। क्लियर है, समझ में आया? ये है इसका एग्जैक्ट मीनिंग। बेटा बस अभी क्लास खत्म हो रही है, नो वरी। ये इसका एग्जैक्ट मतलब है। मतलब अगर आप इसके ऊपर चलते हो, सपोज ये ऊपर है, अबव द प्लेन, अबव द प्लेन आप चले, कितना चले, मान लो कि 10 एंगस्ट्रॉन चले, और यहां पर आपको एटम मिलता है बी, तो यहां नीचे जाना होगा आपको, नीचे, तो बिलो द प्लेन जाना होगा, नीचे की तरफ, ठीक है, और 10 एंगस्ट्रॉन ही जाना पड़ेगा, और वहां पर भी आपको बी एटम मिले, तो हम बोलते हैं कि ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है। ये भी और ये भी दोनों चीजें सेम मिलनी चाहिए, दोनों डिस्टेंसेस पर। ये चीज मैं सुनना चाहता था, यानी सेंटर से लेफ्ट में जा रहे हो और राइट में जा रहे हो, और जितनी दूर जा रहे हो और वहां पर जो भी चीज आपको मिल रही है उसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में उतनी ही दूर जाने पर वही चीज सेम टू सेम मिल जाए, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्लियर है बेटा सभी को? स्फेरिकल सिमेट्री। क्या बेटा? स्फेरिकल सिमेट्री स्फेरिकल तो मतलब एक स्क्वायर में जैसे सब कुछ 3D में सब कुछ एकदम सिमेट्री होगा। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, आप थोड़ा सा ज्यादा डीप में लेगी कि हर चीज ही थोड़ा मिलेगी वहां पे, बिल्कुल नहीं, दैट्स नॉट द राइट थिंग। तो देखिए, मान लीजिए आपके पास टेट्राहेड्रल कुछ है, ये मैं इस तरह से यहाँ क्लोरीन लगा दिया मैंने, यहाँ हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पर क्लोरीन लगा दिया, ठीक है। तो देखिए जरा, अब मान लीजिए मैंने इसको अबव द प्लेन कर दिया, बिलो द प्लेन, इसको मैंने कर दिया अबव द प्लेन, ठीक है, और ये जो तीनों ये प्लेन में है, ये प्लेन में है, तो आपको क्या करना होता है कि आप ऊपर की तरफ गए और मान लीजिए कुछ दूरी ऊपर की तरफ गए, हाइड्रोजन मिला, फिर सेम उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, यहाँ पर हाइड्रोजन है क्या, और बिलो द प्लेन मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, तो ये सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं है, बात खत्म। क्लियर है? अब एक और चीज बनाता हूं, देखिए जरा, उस चीज को देखिएगा कि मैं क्या बना रहा हूं, ठीक है। जरा ये देखिए, मान लीजिए मैंने एक चौरस डब्बा बनाया, चौरस डब्बा, एक और इसी के साथ चौरस डब्बा है, ध्यान दे लेना जरा, ठीक है, और इनको ऐसे मिला रहा हूं मैं, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा चौरस डिब्बा है। अब इसके सेंटर में एक एटम रखा हुआ है, यहां पर है हाइड्रोजन, इस कॉर्नर पर, इस कॉर्नर पर है क्लोरीन, इस कॉर्नर पर भी क्लोरीन है Cl, इस कॉर्नर पर हाइड्रोजन है, इस कॉर्नर पर हाइड्रोजन है, इस कॉर्नर पर हाइड्रोजन है, यहां पर क्लोरीन है, यहां पर क्लोरीन है। सेंटर से, अब देखो सेंटर से नीचे जा रहा हूं, यस नीचे जा रहा हूं, यस सर, और यहां सेंटर से ऊपर जाऊंगा, सेम डिस्टेंस पर क्लोरीन मिल रहा है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है। क्लियर है? अब इधर से देखो, सेंटर से ऊपर की तरफ जा रहा हूं, हाइड्रोजन है, सेंटर से नीचे की तरफ जा रहा हूं, हाइड्रोजन है, बिल्कुल सेंटर ऑफ सिमेट्री है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा देखिए, सेंटर से ऊपर की तरफ जा रहा हूं, क्लोरीन है, यहां सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जा रहा हूं, हाइड्रोजन है, बाकियों में सेम मिल रहा था, एक भी पॉइंट नहीं मिला, नहीं है सेंटर ऑफ सिमेट्री, बात खत्म। क्लियर हुआ हरलीन बेटा? यस सर, गोल की जरूरत नहीं है, वहां तो सब कुछ सेम होता है, किधर भी चले जाओ सब कुछ सेम मिलेगा, है ना। हम 3D के मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, 3D में कोई मॉलिक्यूल है तो जिस डायरेक्शन में जा रहे हो जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में उतनी डिस्टेंस पर जाओगे, वो सेंटर ऑफ सिमेट्री। दैट्स इट। क्लियर है भाई सबको? सेंटर ऑफ सिमेट्री क्लियर हो गया होगा ना? यस सर, ये होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो देखिए जीरेड, सेंटर ऑफ, यहीं तक करवाऊंगा, बस खत्म कर रहा हूं। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री जी लगता है ऑक्टाहेड्रल के साथ, क्योंकि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है। सिंस टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स लैक सिमेट्री, इनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती। मैंने अभी अभी टेट्राहेड्रल का एग्जांपल दिया था। टेट्राहेड्रल में तो अगर एक एटम है उसके अपोजिट में जाओगे तो वो तीनों बाकी के एटम तो खत्म है, वहां अपोजिट में तो खाली जगह होती है, खाली जगह है ना। टेट्राहेड्रल में अपोजिट में कहीं भी चले जाओ खाली जगह मिलेगी, तो इसका मतलब उसमें तो सेंटर ऑफ सिमेट्री हो ही नहीं सकती, बात खत्म। तो यहाँ पर यूज एज नोट, जी विल नॉट यूज, इसीलिए टेट्राहेड्रल का रिस्पेक्ट नहीं किया जाता। जी का मतलब जीरेड, जीरेड मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री, और जी जहां पर नहीं है वो अनजीरेड, मतलब वहां सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। दैट्स ऑल। क्लियर है बेटा? यस सर, दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर गाइस। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे, स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल एनर्जी, तो वो 2/3। सर आपने इससे पहले यस बेटा, ये वाला किस में कराया था?
क्या 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 सॉरी ये ईजी वाला कौन से लेक्चर में कराया आपने? जी इसी लेक्चर में अभी अभी हुआ है बेटा, अभी मैंने पीछे बोला था, थोड़ा सा हल्का सा डिस्क्रिप्शन दिया था कि जी और अनजीरेड क्या होता है, जीरेड एंड अनजीरेड, आपके सिलेबस में बस इतना ही, ठीक है। ये वैसे आता है स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आता है, मोलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसका यूज होता है, ठीक है। जब हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं तो उसके अंदर हम देखते होते हैं उसका ग्रुप थ्योरी, एक पार्ट होता है ग्रुप थ्योरी, उसके अंदर हम चैट में डालनी है। अटेंडेंस बेटा नहीं, कोई बात नहीं है, आज की अटेंडेंस जो है वो आपकी ऑटोमेटिक लग जाएगी, ठीक है। दैट्स इट, नो वरी अबाउट दिस। मतलब आपकी जो जिन लोगों ने रिकॉर्डिंग के टाइम पर प्रेजेंस दी है, मतलब जो रिकॉर्डिंग में आए हैं, उनकी अटेंडेंस ऑटोमेटिक लग जाएगी। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है, और नो वरी, नेक्स्ट टाइम